यस सर। ओके सर, ठीक है सर, चलो। अच्छा देखो, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्लास है ना, तो इकोनॉमिक्स क्लास है तो हम लोग इकोनॉमिक्स में अभी प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं सर? प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली तीन चार कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस में बना हुआ है सर। ठीक है, ये तीन चार बेसिस क्या है? सबसे पहले तो आपको बेसिक्स जानना चाहिए होता है, उसके साथ साथ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, एंड डिमांड सप्लाई के साथ साथ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मार्केट। ठीक है, डिफरेंट मार्केट के बारे में जानना होता है। मार्केट मतलब इकोनॉमिक्स में ना मार्केट का एक स्पेशल एरिया है। ठीक है, यही आपको बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्पेशलिटी बिल्डअप करना होता है। अगर नॉट जस्ट फॉर सीए एग्जाम, इवन गवर्नमेंट एग्जाम जैसे होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट्स, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ऑडिटर का एग्जाम होता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स। यहाँ पर भी मतलब अगर सीए का एग्जाम, सीएमए का एग्जाम, सीएस का एग्जाम, ये तो है ही, बट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी, जैसे आज एक स्टूडेंट्स को मैं इससे पहले भी पढ़ाया था, तो उसका भी सेम सिलेबस है। मतलब इकोनॉमिक्स से ये कॉन्सेप्ट सबको जानना है, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम जो है, जो यूपीएससी वगैरह एग्जाम होता है, वहां पर भी जो नॉलेज चाहिए होता है, सीएससी सीएमए को तो जानना पड़ता ही है। सो बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये जो एरिया हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ आप लोगों के सीए सीएमए एग्जाम ही नहीं, बल्कि चाहे आप एमबीए कर लो, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर लो, जहां भी जाओगे आपको ये करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज एरिया है, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से फोकस करके इसको करना चाहिए। ठीक है, आप लोग प्रोफेशनल बनोगे, किसी को बाद में जाके सीए करने के बाद, सीए इंटर करने के बाद, सीएस एग्जीक्यूटिव करने के बाद अगर गवर्नमेंट का भी तैयारी करना पड़े ना, तो जल्दी मिल जाएगा सर, जल्दी रास्ता मिल जाएगा। मैं बताऊंगा कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, बहुत सारा एरिया है। ठीक है, वो सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। बट सर करंट फोकस कीजिए थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, जैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, और मैं आपको ये नोट्स शेयर कर लूंगा। ये कंप्लीट एक इकोनॉमिक नोट्स है। ठीक है, ये नोट्स मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, ये देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन कंटेंट एरिया है। ठीक है, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पढ़ाई कर लो, चाहे आप सीएमए का पढ़ाई कर लो, चाहे आप कॉस्टिंग का कंपनी सेक्रेटरी जान लो। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन तो जानना ही होता है हर सब्जेक्ट का। डिमांड सप्लाई के बारे में आपको नॉलेज चाहिए होता है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में नॉलेज चाहिए होता है, एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट के बारे में आपको नॉलेज गैदर करना होता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेस एरिया है। ठीक है, मतलब इसका नॉलेज जिसके पास है, आप इतना समझ लो कि इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन एरिया बहुत बड़ा है सर। बिजनेस से लेके स्टॉक मार्केट तक, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से लेके वर्ल्ड इकोनॉमी तक, ये पूरा एक ही कॉन्सेप्ट है। इवन जो लोग सीएफए का भी तैयारी करता है सर, उन्हें भी सेम चीज पढ़ना पड़ता है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीमा लंदन का पढ़ाई करता है, एसीसीए मतलब लंदन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पढ़ाई करता है। मतलब ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड लेवल में ये कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ता है सर, पूरा वर्ल्ड वाइड। सो ये एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, जहां भी जाओगे काम आएगा सर। ठीक है, लेकिन सर मैं आप लोगों को इतना बताऊंगा, जिन लोगों का डिमांड सप्लाई नहीं हुआ है, वो बाद में डिमांड सप्लाई करेगा। ठीक है, फिलहाल मेरा जो डिस्कशन एरिया चल रहा है वो प्रोडक्शन है, एंड मैं उसके बाद कॉस्ट में जाऊंगा। दिक्कत किसी को नहीं होगा, इतना गारंटी है सर। आप लोग प्रोडक्शन पे ध्यान दो, और प्रोडक्शन के साथ साथ कॉस्ट पे ध्यान दो। लेकिन अभी कॉस्ट मैंने स्टार्ट नहीं किया, जब मैं स्टार्ट करूंगा तब कॉस्ट में बात करूंगा। फिलहाल थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर प्रोडक्शन किसको करने का जरूरत पड़ता है? प्रोडक्शन करने का जरूरत किसे होता है ना? इट्स अ बिग क्वेश्चन। प्रोडक्शन किसको करने का जरूरत पड़ता है? सर एंटरप्रेन्योर को करने का जरूरत पड़ता है ना। प्रोडक्शन क्या है सर? मैं ये लास्ट क्लास में समझाया था। लास्ट दिन मैंने प्रोडक्शन पे इंट्रोडक्शन किया था, और उस इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। याद है किसी को? हाँ सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद है आप लोगों को? बोलो। लास्ट दिन क्लास में समझाया था सर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। याद आ रहा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा ही सही, बोलो। यस सर। यस सर, ठीक है। तो 4 फैक्टर्स होते हैं सर,
ये 4 फैक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। ये 4 फैक्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जिसने मैनेज कर लिया, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जिसने मैनेज कर लिया, वो बिजनेस में सक्सेसफुल बन गया। सर क्या बात करते हो? अरे हाँ, मजाक नहीं कर रहे। ये 4 फैक्टर को मैनेज जिसने कर लिया वो बिजनेस में सक्सेसफुल बन गया। और इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल्स में आप लोगों के साथ स्टोरी वाइज बात किया था। लेकिन अब धीरे धीरे स्टोरी पे ध्यान हटाना है सर, अब धीरे धीरे डेप्थ में जाना है। जैसे आज मैं लास्ट दिन मैंने आपको लैंड के बारे में, लैंड के कैरेक्टर के बारे में बताया था, लेबर एंड लेबर के कैरेक्टर के बारे में बताया था, कैपिटल एंड कैपिटल के कैरेक्टर के बारे में बताया था। और मैंने आपको प्रोडक्शन में जिन लोगों का मिस है प्लीज मेरे से क्लास एक बार ले लेना, ठीक है? मैं आप लोगों को शेयर कर लूंगा जिन लोगों का प्रीवियस प्रोडक्शन का 2 लेक्चर्स मिस है, ठीक है? सो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों कॉन्सेप्ट में मैंने बात की है। लेकिन इन सिंपल सा बात है, अगर किसी का मिस भी है नो इशू, फटाक से समझो सर। बिजनेस करना है आपको, एक रेंट का घर चाहिए, ठीक है? या कोई लैंड चाहिए। अगर आप एक फार्मर्स हो तो आपको जमीन चाहिए। लेकिन अगर आप फार्मर नहीं हो, सिंपल सा दुकान लगाते हो, है ना, कहीं पर भी एक शॉप ओपन करते हो, एक घर चाहिए जिसको रेंट पे लेके ऑफिस बना के या शॉप ओपन करके बिजनेस करोगे, तो यू नीड ए लैंड, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स में वो जो रेंट पे लिया गया चीज है उसको उसको लैंड कहा जाता है, ठीक है? इवन स्काई इज ऑल्सो लैंड इन इकोनॉमिक्स, इसका भी प्रूफ मैंने आप लोगों को दिया था। ये जो एरोप्लेन चलता है आसमान से, है ना, स्काई पे जो एरोप्लेन चलता है उसका भी लाइसेंस होता है, रूट परमिट होता है, तभी जाके दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से कोलकाता एरोप्लेन चल पाता है। तो वो स्काई है, बट इकोनॉमिक्स में वो लैंड है। वाटर बॉडीज, जहाज चलता है सर, शिप, इकोनॉमिक्स में वाटर भी लैंड है। नॉर्मल लैंड का मतलब क्या है? नॉर्मल लैंड का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, कोई हार्ड प्लेस, है ना? बट इन इकोनॉमिक्स जिसके थ्रू से कोई इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट होता है वही लैंड बन जाता है। और जिसका रेंट या लाइसेंस फी, लीज फी, रेंटल इस तरह का होता है, उसी को लैंड माना जाता है। तो फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस यू नीड ए लैंड। आप लेबर कहीं से लोगे, मतलब आपको बाहर से लेबर जुगाड़ करना पड़ेगा, या फिर आप खुद का मेहनत से बिजनेस को बिल्डअप करोगे। तो जो लेबर आप दे रहोगे, है ना, लेबर का मतलब मुठिया मजदूरी नहीं रे बाबा। मुठिया मजदूरी लोग करते हैं ना, सर पे बोरा उठाते हैं। लेबर का लोग नॉर्मल समझते हैं कि लेबर मतलब मुठिया मजदूर, है ना, श्रमिक। श्रमिक समझते हो ना, हिंदी में बंगाली में बोलते हैं, जो श्रम देता है उसको श्रमिक कहते हैं, ठीक है? लेबर का मतलब यहाँ पर सिंपल है, एनी वन, चाहे वो मेंटल लेबर हो। लेबर भी 2 तरह का होता है सर, एक मेंटल लेबर और एक फिजिकल लेबर, ठीक है? तो हम लोग नॉर्मली फिजिकल लेबर को ही लेबर समझते हैं, बट इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं समझता। इकोनॉमिक्स मेंटल लेबर, फिजिकल लेबर दोनों को लेबर मानता है। कैपिटल पूंजी का बात है सर। बिजनेस करना है यू नीड अ कैपिटल, उसके बिना नहीं होगा। अगर खुद के पास नहीं है तो इफ यू डोंट हैव ए कैपिटल देन यू हैव टू, अरे बोलो, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो कैपिटल क्या करना होगा? बोरो करना होगा। जिसके लिए क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, हम बैंक के पास जाते हैं कि भाई बैंक मेरे पास पैसा नहीं है, देखो मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत जमीन है, मेरे पास बिजनेस प्लान है, कुछ लोन प्रोवाइड कर दो। तो बैंक आपको कैपिटल प्रोवाइड कर सकता है। इवन नॉट जस्ट बैंक, बैंक के थ्रू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं, इसको स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो बोलते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के लिए, कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल सिनेरियो, एक प्रोग्राम होता है सर, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो बोल के, ये देखो सर, ठीक है? ऐसे तो मैं इकोनॉमिक्स में इसको बताऊंगा ही, बट एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो सीए स्टूडेंट्स को एक स्पेशल वे में पढ़ना पड़ता है, एज वेल एज सीए स्टूडेंट्स को भी, जो कॉमर्शियल नॉलेज का पेपर है, सीएमए को भी, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को भी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर स्पेशल नॉलेज लेना पड़ता है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है? इसीलिए मैं एंटरप्रेन्योरशिप को इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्ट करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सर, ठीक है? इकोनॉमिक्स के साथ एंटरप्रेन्योरशिप को कनेक्ट करके स्टार्टअप का भी बात बताऊंगा। स्टार्टअप क्या है, भारत का जो एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो है उसके बारे में चर्चा, इसको बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया। सर आप लोग स्टार्टअप समझते हो? स्टार्टअप क्या होता है? आजकल बहुत चर्चा में है सर, आप लोग बहुत ज्यादा सुनते होंगे स्टार्टअप स्टार्टअप। कितना सारा लोग अगर जॉब ना करके बोलता है नहीं नहीं मुझे जॉब नहीं करना है, मैं तो स्टार्टअप करना चाहता हूँ।
आप लोग सुना है कि नहीं सुना स्टार्टअप के बारे में? हेलो, प्लीज टेल मी, स्टार्टअप इंडिया के बारे में एनी आइडिया? सुना है कभी? स्टार्टअप इंडिया नहीं सुना, स्टार्टअप तो सुना होगा कोई तो यस बताओ। सर। सुना है ना सर, थैंक यू सर। तो स्टार्टअप क्या है बोले तो, आपके पास अगर बिजनेस आइडिया है ना, आपके पास अगर बिजनेस आइडिया है, स्किल्स है, गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगा आपका बिजनेस को डेवलप करने के लिए। दम है तो दिखाओ, समझ रहे बात? दम है तो दिखाओ। अरे नौकरी 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 मतलब नौकरी के पीछे भागते भागते आधा भारत बूढ़ा हो जाता है। भारत का यूथ जो है ना, सिर्फ जॉब 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 के चक्कर में बूढ़ा हो जाता है। अरे सर 1 करोड़ जॉब नहीं निकल सकता, जॉब कैसे आएगा? बिजनेस होगा तब ना जॉब होगा। गवर्नमेंट क्या पैसा का खान है क्या? सरकार तो हमसे टैक्स लेता है, उस टैक्स से कुछ डिपार्टमेंट चलाता है और कुछ बिजनेस चलाता है। कितना जॉब बना देगा आपके लिए? हाँ, ये छोटा सा कैलकुलेशन, ये छोटा सा इक्वेशन आधा से ज्यादा लोगों को समझ में ही नहीं आता। गवर्नमेंट या तो खुद बिजनेस करे या फिर बिजनेस को डेवलपमेंट करने में हेल्प करे। बिजनेस कौन करेगा? अरे भाई हम आप जैसे लोग ही तो करेगा बिजनेस। बिजनेस इज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। स्टार्टअप एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होता है सर। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से बिजनेस बनता है, चाहे वो गवर्नमेंट करे। सर गवर्नमेंट थोड़ी ना अकेला कर लेगा, नरेंद्र मोदी थोड़ी ना बिजनेस बनाएगा। क्या लगता है आप लोगों को? क्या प्राइम मिनिस्टर बिजनेस करेगा और फिर लोगों को जॉब देगा? या अगर गवर्नमेंट लेवल में मोदी जी क्या बताएगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोलेगा कि भाई कुछ एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर स्किल सोचो और फिर बिजनेस बनाओ। बिजनेस बनाओगे तो जॉब क्रिएशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, पॉवर्टी का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। सिंपल बात है कि इकोनॉमी ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से चलता है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर। ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक आइडिया है और उसी आइडिया को आपको समझना है। मैं आपको स्टार्टअप के बारे में भी बात करूंगा सर, रिसेंटली भारत में कैसे स्टार्टअप चल रहा है। और जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर कैपिटल के बारे में बता रहा था, कहाँ चला गया? लुक एट सर, कैपिटल देखो, लैंड लेबर तो ठीक है, आपके पास जमीन है, अगर नहीं है तो जुगाड़ कर लिए। आपके पास दिमाग है, मेहनत है, शरीर है, मेहनत कर लिए। बट कैपिटल नहीं है तो बिजनेस करने के लिए कैपिटल या तो बैंक के पास जाओगे। अच्छा, बैंक उसी को लोन देता है जिसका पापा का थोड़ा बहुत कुछ रहता है, या फिर बैंक उसको लोन देता है जिसके पास स्किल होता है। तो बात को समझा करें सर, अगर किसी का फादर का थोड़ा बहुत एसेट्स है ना, तो बैंक उसको मॉर्गेज करके लोन दे देगा। या फिर अगर आपका बिजनेस स्किल है तो आपको लोन देगा। से फॉर एग्जाम्पल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन गए, पर सर आपके पास ऑफिस ओपन करने का पैसा नहीं है। आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। आप सीएस तो बन गए, बट आपके पास फार्म बनाने के लिए अभी पैसा नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे जॉब नहीं करना है अभी, या फिर कुछ दिन जॉब करके भी आप कैपिटल जुगाड़ कर सकते हो। बट यू वांट टू बिल्ड अ बिग सेटअप, आप एक बहुत बड़ा कंसल्टेंसी फार्म बनाना चाहते हो जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, लॉयर सब मिलके एक बड़ा ग्रुप, इसको मेगा फार्म बोलता है। इसको मेगा फार्म बोलता है। इसके बारे में भी फाइनल एंड एग्जीक्यूटिव लेवल में या इंटरमीडिएट लेवल में बात होता है सर, ठीक है। कंपनी लॉ का पार्ट है मेगा फार्म, जिसमें सीए सीएस सीएमए सब मिलके काम करता है। क्योंकि कंपनी चलाना किसी अकेला का बस का बात नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अकेला कंपनी को मैनेज नहीं करता, एक कंपनी सेक्रेटरी भी अकेला नहीं कर सकता, एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी नहीं कर सकता। तो मेगा फार्म बना के बड़ा बड़ा काम होता है सर। ये सब बात धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। बट कॉन्सेप्ट इज दैट एक फार्म बनाने के पैसा लगता है, ऑफिस बनाने के लिए भाड़ा लगता है, लाखों का खर्चा होता है, करोड़ों का भी खर्चा हो सकता है। बट वो कैपिटल आपका स्किल देख के देगा सर, आपका स्किल देख के देगा, ठीक है। आप डॉक्टर बन गए, बट चेम्बर बनाने का पैसा नहीं है, बट आपके पास डॉक्टरी का स्किल है तो आपको लोन मिल सकता है। सर अगर कोई डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेगा तो सर तब बिजनेस चाहिए, कोई प्रॉपर बिजनेस आइडिया। अब आप बोलोगे सर ये जो स्टार्टअप इंडिया है ये किसके लिए है? प्रोफेशनल्स का नहीं है। ये तो सर बिजनेस बैंक का जगह है, जहां पर कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा, कोई स्पेशल आइडिया को बिजनेस बनाया जाएगा। प्रोफेशनल स्किल्स पे फिर भी लोन इजीली दे सकता है बैंक,
क्योंकि प्रोफेशनल लोग कम हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर, ऐसा लोगों का संख्या कम है, इनको लोन दे सकता है। लेकिन एक बिजनेस को लोन देना इतना आसान नहीं होता बैंक के लिए। क्यों? बैंक को भी डर लगता है सर कि अगर बिजनेस फेलियर हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसमें गवर्नमेंट एक स्पेशल आइडिया लेके आया है एंटरप्रेन्योर के पास खड़ा होने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप के साइड बाय साइड एंटरप्रेन्योर को साइड बाय साइड हेल्प करेगा। ये देखो, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ना। आओ आपका हाथ पकड़ते हैं, आगे लेके चलते हैं आपको, ठीक है। फंडिंग, सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, इंडस्ट्री, एकेडमिया, पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है? जहाँ रिसर्च होता है, आपको बिग बिग कंपनी के साथ काम करने का, नॉलेज शेयर करने का मौका मिलेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसा ऐसा कंपनी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब आएगा आप लोगों के साथ हैंड होल्ड करने के लिए। जो लोग कर रहे हैं ना, ऑलरेडी चालू हो चुका है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 साल पहले ये प्रोग्राम चालू किया था एंड इसका एनुअल टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ के आसपास है। और मुद्रा बैंक बोल के एक स्कीम है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नाम सुने होंगे आप लोग, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के थ्रू से न्यू न्यू बिजनेस बन रहा है, न्यू प्रोडक्शन लेवल ओपन हो रहा है सर। आता हूँ सर, इसके बारे में मैं डिटेल्स चर्चा करता हूँ। करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है देश में बिजनेस को डेवलप करने के लिए। ये जनरल नॉलेज भी है, एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज भी है, स्टार्टअप नॉलेज भी है। लेकिन सर इसका मेन जो फोकस एरिया है, ये जो पूरा बिजनेस एरिया है ना, ये ऐसे नहीं बनता है। इसका मेन इकोनॉमिक आइडिया प्रोडक्शन में छुपा होता है, जिसके बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल में चर्चा कर रहे हैं। तो चलो सर थोड़ा एंटरप्रेन्योर के बारे में जानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे एंटरप्रेन्योर बनता है, क्या स्पेशल स्किल्स होता है उनका, क्या स्पेशल स्किल्स होता है एक एंटरप्रेन्योर का, है ना। एंटरप्रेन्योर, हाँ, इज अ फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर आया सर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर इंग्लिश वर्जन है, फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप से ये एंटरप्रेन्योर वर्ड डिराइव हुआ है सर, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? जो इन्वेंशन के साथ काम करता है। इन्वेंशन क्या होता है? इनोवेटिव आइडिया, न्यू आइडिया। न्यू आइडिया क्या होता है? जो पहले कभी नहीं था। हाँ सर, पुराना चीज को नया ढंग से, ओल्ड चीज को न्यू वे ऑफ थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एकदम समथिंग न्यू करना है, आप पुराना चीज को भी न्यू वे में प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा सर कि क्या होता है ओल्ड कॉन्सेप्ट को न्यू वे में बात करना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट जो प्रोडक्ट बेचता है ऑनलाइन में बेचता है। हाँ सर, हम लोग मोबाइल फोन ऑनलाइन से ऑर्डर करते हैं। लेकिन मुझे वन थिंग, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन सर, कि क्या मोबाइल फोन फ्लिपकार्ट आने से पहले मार्केट में सेल नहीं होता था? बोलो ना, क्या मोबाइल फोन पहले नहीं सेल होता था? फ्लिपकार्ट, अमेजन ऑनलाइन में मोबाइल फोन बेचने से पहले क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्या टीवीज एंड अप्लायंसेस, क्या मेंस वुमेन्स का कपड़ा, जूता, बॉयज एंड किड्स का कपड़ा, जूता, होम फर्नीचर्स, क्या ये सब प्रोडक्ट पहले मार्केट में सेल नहीं होता था? होता था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उसी कॉन्सेप्ट को एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू से इनोवेटिव वे में सेल करने का डिसीजन लिया। नॉट जस्ट फ्लिपकार्ट, Amazon इज देयर, है ना। आजकल एक कपड़ा के लिए एक बहुत चलता है, क्या नाम है, जिसमें सस्ता में भी बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा, क्या लड़की लोग ज्यादा करते हैं सर, गर्ल्स आर वेरी बिजी विद दिस, क्या नाम है? अरे बोलो ना, कोई तो बताओ। मिस हाँ बोलो। मीशो। मेसो, थैंक यू सर। मेसो, मेसो, ये मीसो ऐप, ये मीसो में, पता है गूगल ने कितना पैसा डाला मीशो में? एनी आइडिया किसी को? मीशो का आइडिया इतना पॉपुलर रहा है कि मीशो का आइडिया देख के गूगल भी अपने आप को रोक नहीं पाया, ठीक है। मीशो इतना अच्छा आइडिया जनरेट किया, घर बैठे बैठे आप होलसेल रेट में मीशो से डिफरेंट काइंड ऑफ एक ही प्रोडक्ट का डिफरेंट आइटम आप मीशो से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। और मजा का बात है, रिसेंटली मीशो में गूगल ने इन्वेस्ट किया।
गूगल इन्वेस्टमेंट इन मीशो, देखो कहाँ चला गया, पुराना न्यूज है थोड़ा, ये देखो फेसबुक बैक मीशो, टाइम इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, थोड़ा ओल्ड न्यूज है, मार्च का न्यूज है, ठीक है, मार्च में आया था। ये देखो फेसबुक ओनर मेटा, SoftBank duo Vision Fund is aiming to go public in early 2000 source family and matter. Bengaluru based social commerce platform working, ठीक है, in September Meso raised 570 million जिसका वैल्यूएशन है 4.9 बिलियन इन सीरीज ऑफ एफ फंडिंग। सीरीज एफ फंडिंग क्या होता है? फंडिंग मतलब बेसिकली ये वेंचर फंड होता है, आपके बिजनेस का आइडिया देख के बड़ा बड़ा कंपनी आप पे इन्वेस्ट करने के लिए आ जाता है, ठीक है। आपको पैसा का कमी नहीं होगा सर, ऐसा बहुत आइडिया है, पेटीएम है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ओयो है, बहुत सारा है, नाम खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन करो कि कैसे आपके आइडिया पे पैसा लगाने के लिए बड़े बड़े ब्रांड, रतन टाटा जैसे बिग बास्केट, ठीक है, बिग बास्केट में टाटा ने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, अभी टाटा बिग बास्केट हो गया सर। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? सर कॉन्सेप्ट इज दैट प्रोडक्शन करना है, देश को आगे लेके जाना है तो प्रोडक्शन करना है, और प्रोडक्शन कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर करेगा। प्रोडक्शन कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर करेगा। अब एंटरप्रेन्योर क्या हो गया? चलो इतना देर से मैं आपको क्या क्या हो गया सर, एडवर्टाइजमेंट चल गया, मैं डर गया था, मैं बोली कौन अंदर से ये सब चला रहा है, छोड़ो। देखो तो एंटरप्रेन्योर क्या हो गया? हैविंग एक्सप्लेन द थ्री फैक्टर्स लैंड लेबर कैपिटल जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया मैंने, वी नाउ टर्न टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज नॉट इनफ टू से दैट प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ लैंड कैपिटल एंड लेबर, सिर्फ लैंड लेबर कैपिटल होने से नहीं होता, एक इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम फैक्टर व्हिच मोबिलाइजेस दिस फैक्टर्स, कुछ फैक्टर ऐसा भी होना चाहिए जो लैंड लेबर कैपिटल को मोबिलाइज करे। मोबिलाइज मतलब चलाना पड़ेगा सर, लैंड तो है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, कितना सारा फैमिली है मैं जानता हूं, पैसा है उनके पास, जमीन है उनके पास, इवन लेबर भी दे सकता है, बट सर आइडिया नहीं है या फिर एग्जीक्यूशन नहीं है। आप अगर आपके आसपास में देखोगे ना आपको पता चलेगा यहाँ काम करने का मन नहीं है ना। तो देयर मस्ट बी सम फैक्टर्स। अच्छा एक बात है, काम करने का मन कैसे आता है? मतलब ये जो वर्किंग नॉलेज, ये डिपेंड करता है ना आपके अंदर का ना जज्बात होना चाहिए, कुछ कर दिखाने का जज्बात होना चाहिए, है ना। जैसे कि कुछ कुछ लोग होते हैं सारा दिन पड़ा रहता है, पापा का बहुत पैसा है, मोबाइल चलाता रहता है, कुछ करने का इच्छा नहीं है। किसी किसी को तो मैं ऐसे भी देखा, पापा का पैसा हो ना हो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। अरे भाई ऐसे पड़ा क्यों रहते हो? कुछ सोचो, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और किसी दोस्त के हाथ में आईफोन देखता है, फिर सोचता है कि भाई तुम्हारे पापा का है इसलिए तुम्हारे पास आईफोन है। अरे भाई तुम भी मेहनत करो, आईफोन क्या तुम डबल आईफोन ले लेना, थोड़ा मेहनत करो ना। लेकिन सर देखो मेहनत का फल मीठा होता है। एक गणेश जी का पूजा है आज ना, गणेश जी के हाथ में लड्डू क्यों होता है? गणेश जी का पेट बढ़ाने के लिए? अरे नहीं रे बाबा, ये तो सिंबॉलिक है। भगवान का कॉन्सेप्ट जो है वो पेट बढ़ाया है वो गणेश जी ना, ऐसा नहीं है। वो लड्डू इसलिए होता है कि मेहनत करोगे तो मीठा मिलेगा, ये सिंबॉलिक है सर, ये सिंबॉलिक है, ठीक है, कि आप मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मीठा होता है, इसीलिए गणेश जी को लड्डू चढ़ा जाता है। लड्डू इज अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ, आप जो भी चीज में मेहनत करते हो उसका फल जो आपको मिलता है वो मीठा से डिनोट किया गया है। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है इंडियन कल्चर में, आज से 10,000 15,000 साल पहले से गणेश जी का कॉन्सेप्ट है सर, नॉट ये टुडेज वर्ल्ड का मैटर नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि सर एंटरप्रेन्योरशिप एक आइडिया है, एक स्किल्स है, ठीक है, एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, रिस्क ले सकते हो, तो मेहनत करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब जस्ट एग्जाम्पल था, ठीक है, आज गणेश चतुर्थी है तो मुझे थोड़ा लगा कि गणेश जी के हाथ में लड्डू होता है, हम लोग देखते हैं बचपन से, है ना। ऐसे हर चीज का मतलब है, जितना सारा रिचुअल्स होता है किसी भी धर्म का हो, हर रिचुअल्स का मतलब होता है, ठीक है, ऐसे ही रिचुअल्स नहीं होता, रिचुअल्स होने के लिए रिचुअल्स नहीं होता, रिचुअल्स के पीछे जरूर कुछ सिग्निफिकेंस होता है, ढूंढो उसको ढूंढो, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वेंशन करना, ठीक है, आजकल मैं थोड़ा ये सब चीज कोशिश करता हूँ। अच्छा, so there must be some factor which mobilizes these factors, combines them in the right proportions, initiate the process of production and bears the risk involved in it.
दिस फैक्टर इज नोन एज द एंटरप्रेन्योर। ये जो अलग अलग चीजों को देख के सोचना, रिस्क लेना, ये फैक्टर को ना एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। He has also been called organizer, उसको ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता, उसको मैनेजर भी कहा जाता, उसको रिस्क टेकर भी कहा जाता। बट इन these days specializations and separation of ownership and management, the task performed by manager or organizer have become different from that of entrepreneur। इसीलिए अलग से MBA बनाया जाता है। While organizations and management involve decision making of routine and non-routine types, and task of entrepreneur is to initiate production work and to bear the risk involved in it। प्रोडक्शन करना है और प्रोडक्शन करके उसको मार्केट में सेल करने का रिस्क लेना है। ऐसा नहीं कि आप ओपन करने से ही चालू हो जाता है सर, ऐसा थोड़ी ना है। आपने एक ऐप बना लिया और ऐप चलना चालू हो गया। प्ले स्टोर में कितना ऐप आता है, कितना ही ऐप डाउनलोड हो पाता है सर, है ना। कुछ मार्केटिंग होता है, लेकिन मार्केटिंग करके भी टिकना जरूरी, समय लगता है। जैसे देखो फ्लिपकार्ट भी मार्केट में है, फ्लिपकार्ट से पहले बिग बाजार मार्केट में था। बिग बाजार के पास मार्केट था, बिग बाजार के पास गुडविल था, बिग बाजार के पास पैसा भी था। फ्लिपकार्ट तब मार्केट में नहीं था, लेकिन बिग बाजार एक इन्वेंशन करने में चूक गया सर। क्या क्या प्रॉब्लम हो गया बिग बाजार को? सर बिग बाजार एक इन्वेंशन करने में चूक गया। मॉल कॉन्सेप्ट में बिजनेस बहुत अच्छा था, एक छत के नीचे सारा चीज पब्लिक पसंद करेगा, लेकिन इतना बड़ा मॉल बना के इसको टैकल करना, पैसा लगता है, खर्चा लगता है, हाई रेंट इन्वॉल्व है। ऑनलाइन बिजनेस कंपैरेटिवली चीप है, आपको मॉल बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, फिजिकल लैंड, फिजिकल लोकेशन का जरूरत नहीं पड़ता, वर्चुअल में ही काम हो जाता है। एटलीस्ट प्रोडक्ट को शो करने के लिए तो जगह की जरूरत नहीं पड़ता, गोडाउन बना के रख लो। मॉल में क्या है, आपको इसको फिजिकली रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको, अच्छा एक गोडाउन का भाड़ा और एक मॉल का भाड़ा, किसका भाड़ा ज्यादा होगा? टेल मी। ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस में कॉस्टिंग को समझो। इसके बाद हम लोग एक जो चैप्टर को कनेक्टेड में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड फिर कॉस्ट। आप बात को बताओ, एक बिग बाजार जैसा मॉल चलाने में ज्यादा खर्चा आता है कि फ्लिपकार्ट जैसा ऑनलाइन बिजनेस चलाने में ज्यादा खर्चा आता है? प्लीज टेल मी। मतलब एटलीस्ट प्रोडक्ट को शोकेस करने में इसका खर्चा क्या है, इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। लेकिन यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा घर आपको भाड़ा लेना पड़ेगा या फिर खरीदना पड़ेगा, फिर वहां पर कितना सारा स्टाफ रखना पड़ेगा। और इनको क्या है, ऑनलाइन में प्रोडक्ट को शो करो, ऑनलाइन में प्रोडक्ट को शोकेस करो और डिलीवरी के लिए पार्टनर ढूंढो। कंपेरेटिवली इजी है, बट इतना भी इजी नहीं। ठीक है, मतलब कॉस्ट सेविंग है सर, कॉस्ट सेविंग इज देयर। जो चीज बिग बाजार में मिलता है शायद वही चीज आपको फ्लिपकार्ट में भी मिल जाए, है ना। लेकिन बिग बाजार देखो समय रहते रहते अपने ऑनलाइन कॉन्सेप्ट को थोड़ा बना सकता था। इसके बारे में मैंने 2013 में मेरे मतलब भाई के साथ चर्चा हो रहा था, मैम के साथ, कि बिग बाजार को ऐसा कर लेना चाहिए था। लेकिन बिग बाजार का ओनर ने बताया कि ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन कोरोना के सिचुएशन और बिगाड़ दिया। कोरोना आने के बाद ऑनलाइन बिजनेस और पॉपुलर हो गया, और कोरोना में ही बिग बाजार का प्रॉब्लम और प्रॉब्लम में आ गया, और मार्केट में इतना ज्यादा लोन क्रिएट हो गया, इतना क्रेडिट क्रिएट हो गया कि उसको जाना पड़ा। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का एक एक एग्जाम्पल था कि एंटरप्रेन्योर को ना ये रिस्क उठाना पड़ता है, समय के साथ साथ अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज, रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। रिसोर्स जहां जो मिलेगा उसको वहां से जुगाड़ करो। एंड एंटरप्रेन्योर सेंस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कहाँ बिजनेस है, क्या बिकेगा, उसको सेंस जनरेट करो। सेंस कैसे जनरेट होता है सर? सर प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ने से, जिंदगी का तजुर्बा से। सेंस ऐसे एसी घर में बैठने से सेंस नहीं आता, बैठे बैठे क्या सेंस आएगा? आम आदमी का प्रॉब्लम को सोचोगे तब ना सेंस जुगाड़ होगा। अरे भारत में बिजनेस करना है तो क्या बस सिर्फ करोड़पति के साथ बिजनेस करोगे? कितना करोड़पति लोग हैं, रिच लोग कितना है हमारे देश में? अगर भारत में रीच होना है, अगर भारत में रीच होना है, ठीक है, तो आपको भारत को समझना होगा कि भारत कैसा देश है, यहाँ का लोगों का इनकम कैसा है। भारत एक मिडिल क्लास कंट्री, कितना लोग कितना परसेंटेज ऑफ इनकम ग्रुप में होते हैं, ठीक है, आपको समझना होगा। जैसे एग्जाम्पल दो, नटराज पेंसिल का नाम सुने आप लोग, सभी कोई यूज किए? यस और नो? अरे नटराज का नाम सुने कि नहीं सुने? एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में ऐसे ही आया सर।
मेरे दिमाग में ऐसे ही आया, नटराज पेंसिल। क्या हेड ऑफिस मुंबई में है, ठीक है। जस्ट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, कि नटराज पेंसिल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया, पेंसिल बनाया, कुछ नहीं किया, पेंसिल बनाया, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पेंसिल का जरूरत लोगों को पड़ता है और उसने और कुछ नहीं किया, सिर्फ पेंसिल को प्रोडक्शन किया, और पेंसिल प्रोडक्शन करके आज नटराज पेंसिल कितना बड़ा बिजनेस है सोचो आप। हाँ सर, हाँ अभी थोड़ा ऑनलाइन जमाने में इन लोगों का थोड़ा सा सेल कम हुआ होगा मे बी, लेकिन ऐसा नहीं है, फुल लेवल में अभी भी नटराज पेंसिल का बहुत बड़ा मार्केट है। हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे इसका कंपनी रजिस्टर्ड है सर, बिग बिजनेस। आज कितना पेंसिल मैन्युफैक्चर किया ये भी बता रहा है, देखो कितना पेंसिल आज मैन्युफैक्चर कर रहा है ये भी यहाँ पर बता रहा है, पेंसिल्स मैन्युफैक्चर्ड टुडे। ये देखो ये डेली अपडेट देता है सर, 7,28,1698 17,1870 1956, कितना पेंसिल मैन्युफैक्चर कर रहा है इसका भी डेटा अपडेट कर रहा है सर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे एक बिजनेस प्रॉब्लम को समझता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है, तब जाके एक एंटरप्रेन्योर बनता है। ऐसा नहीं कि आप भी पेंसिल बनाओ, मैं तो बस आपको अलग अलग आइडिया दे रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है उसको सोचो। दिमाग में क्या है ना, सारा दिन लोग मोबाइल के अंदर घुसा रहता है, मोबाइल में क्या सुनता है क्या देखता है पता नहीं। थोड़ा खुद के साथ भी टाइम देना चाहिए, सोसाइटी को भी देखना चाहिए, ठीक है, लोगों का सोच विचार को देखना चाहिए। मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोबाइल के बाहर भी एक दुनिया है, उसको देखना चाहिए। हम लोग ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सारा दिन स्मार्टफोन में घुसे रहते हैं। अरे भाई सारा दिन स्मार्टफोन में घुसे रहोगे तो फिर आउटर वर्ल्ड में क्या हो रहा है कैसे जानोगे, लोगों का नीड को कैसे समझोगे कि किसका क्या जरूरत है, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए कौन सा सर्विस चाहिए, तब ना एंटरप्रेन्योर बनेगा। लोगों को सिर्फ जॉब चाहिए, अरे भाई जॉब कहाँ मिलेगा। आज एक नटराज बना है, नटराज में लोग काम करेगा तो जॉब मिलेगा। आज एक रिलायंस बना है, रिलायंस में फैक्ट्री बनाए तो रिलायंस में लोग जॉब करेगा। आज गवर्नमेंट ने ओएनजीसी बनाया, आज गवर्नमेंट ने सेल बनाया, आज गवर्नमेंट ने बीपीएल बनाया, भारत पेट्रोलियम बनाया, जो भी है बिजनेस बनेगा तब ना जॉब बनेगा। आज गवर्नमेंट के पास डिफरेंट बैंक्स है, बैंक का जरूरत क्यों है, अरे भाई बिजनेस है तभी बैंक आएगा, नहीं तो हम लोगों के घर के सेविंग्स के लिए बैंक बना के क्या फायदा। बिजनेस के लिए बैंक चलता है, बिजनेसमैन के लिए बैंक चलता है। तो बैंक का काम क्या है, बैंक तो एक बस बिजनेस का हेल्पिंग हैंड है, सर्विस सेक्टर से। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ देयर इज नो बिजनेस, if there is no business then there is no job, if there is no job there is an unemployment, if there is an unemployment, more unemployment means more गरीबी, more poorness, more poverty। चाहे आप एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी बनाओ, चाहे आप टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाओ, चाहे आप इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी बनाओ, चाहे आप सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बनाओ, कुछ तो करो। फैक्ट्री ना बनाना है, टूरिस्ट बनाओ, हर जगह को फैक्ट्री बना के पॉल्यूशन नहीं करना है। कुछ जगह में फैक्ट्री बनाओ, कुछ जगह में टूरिस्ट बिल्ड करो, कुछ जगह में नेचर को बनाओ, सौंदर्यता, ब्यूटिफिकेशन बिकता है सर। ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स है। जैसे देखो लोगों के अंदर सही सीख का जरूरत में देश में क्या हो सकता है। जैसे देखो भारत पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ा, कश्मीर जिसको हेवन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, भूस्वर्ग कहा जाता है, भारत पाकिस्तान लड़ाई लड़के आज सिर्फ भारत पाकिस्तान का ही प्रॉब्लम नहीं है, पूरा भारत पाकिस्तान बांग्लादेश लड़ाई लड़के पूरा एकदम इधर उधर हो गया। क्या हुआ, ये इलिटरेसी का प्रॉब्लम है और कुछ लोगों का भड़का हुआ कॉन्सेप्ट है, क्या कर दिया पूरा भारत को अलग कर दिया। ये जो भारत है, जैसे अभी जो एशिया कप चल रहा है, आप अगर ठीक से देखोगे ना, ये एक्चुअली एशिया कप नहीं है, ये एक्चुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब भारतीय उपमहादेश का जो ओरिजिनल भारत है सर, उसी का एक प्रीमियर लीग है। एशिया कप में जो भी टीम खेल रहे हैं, पाकिस्तान सॉरी अफगानिस्तान इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर, इट्स अ पुराना गांधार है ये, इसके लिए आपको भारत जानना पड़ेगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा यहाँ पर ज्यादा बात कुछ नहीं है, पॉलिटिकल मैटर में नहीं आऊंगा अभी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज अगर कश्मीर सेफ रहता,
कश्मीर अगर नॉर्मल भारत की तरह रहता, इसको लेके अगर मारपीट दंगा ना होता, ठीक है, तो फिर कश्मीर में आज पीसफुल के कारण टूरिस्ट बढ़ता, कश्मीर का इकोनॉमी स्विट्जरलैंड से भी बढ़िया होता। इवन आज अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में वार ना होता, पाकिस्तान अगर बात बात में जुदा ना होने का बात ना करता, ठीक है, तो फिर आज ईरान से भारत में पाइपलाइन में तेल आ जाता, जानते हो आप, गैस आ जाता, नेचुरल गैस आ जाता, रशिया से ईरान से नेचुरल गैस, और भारत बहुत सस्ते में तेल बेच सकता है। ये बीच में झगड़ा होकर मुश्किल कर रहे हैं हम लोग, पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी इशू करता है। आज देखो भूटान, भूटान एक पीसफुल कंट्री है, वर्ल्ड का पीसफुल नेशन में भूटान काउंट होता है, ठीक है, लेकिन भूटान पीसफुल क्यों है? क्योंकि भूटान का पड़ोसी भारत है। चाइना भूटान में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, चाइना का बस चले तो पूरा दुनिया को ले ले अपने अंदर। अब पीसफुल के कारण लोग भूटान जाना पसंद करता है, लेकिन भूटान का ब्यूटी जैसा है कश्मीर में भी ब्यूटी है। हमारे देश के अंदर भी कुछ बहुत सुंदर सुंदर जगह है, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे कि छत्तीसगढ़ में प्रॉब्लम क्या है, वहां पर ऐसा माओइस्ट का प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है कि लोग घूमने जाने के लिए डरता है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ को माओइस्ट से मुक्त कर दिया जाए, यहाँ पर इतना सुंदर टूरिस्ट क्रिएट हो सकता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। दैट इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। लेकिन कुछ लोगों का डब्बा सोच, बेकार चिंता भावना, लोगों को मारना, लोगों को धमकाना, गोली से उड़ा देना, माइन से उड़ा देना, पता नहीं, कुछ गलत सोच के कारण पूरा सिचुएशन गड़बड़ होकर रखा है। जिस दिन ये गड़बड़ सोच ठीक हो जाएगा ना, भारत भी हर चीज में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप करेगा। इसके लिए एजुकेशनल डेवलपमेंट और चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल में, मैं अपना होम स्टेट के बारे में बात कर सकता हूँ कि वेस्ट बंगाल में टूरिस्ट डेवलप नहीं है कॉम्पेरेटिवली। वेस्ट बंगाल में भी देखने के लिए बहुत सुंदर सुंदर जगह है, लेकिन जितना डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, बिकॉज पॉलिटिकल इश्यूज और लोगों के अंदर सोच का, थिंकिंग का अभाव। लोग सोच नहीं पाता सर। बिहार, बिहार में कम चीज है क्या? बहुत चीज है, जिसको देखने के लिए लोग फॉरेन से इतना लोग आएगा ना। श्रीलंका कैसे कमाता है, इतना छोटा सा कंट्री है। अभी एशिया कप चल रहा है क्रिकेट में, आप देखना श्रीलंकन टूरिस्ट का एडवर्टाइजमेंट दे रहा है स्पेशली, क्यों? क्योंकि श्रीलंकन इकोनॉमी ध्वस्त हो गया, श्रीलंकन इकोनॉमी मुश्किल में आ गया, तो इसलिए स्पेशल टूरिस्ट एड चल रहा है कि आओ श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में आप आओगे तो श्रीलंका में डॉलर आएगा, श्रीलंका में डॉलर आएगा तो श्रीलंका की फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, श्रीलंका फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा तो श्रीलंका फॉरेन से सस्ता में तेल, सस्ता में अपना जो भी जरूरी चीजें हैं वो बाई कर पाएगा। टूरिस्ट भी कितना डेवलप कर सकता है आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द केस? केस और कुछ भी नहीं है, केस बस इतना है कि एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी छोटा से छोटा चीज से हो सकता है सर। इसी को बोलते हैं इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। आपके पास जो है आप उसी से बना सकते हो, आपके पास जो है आप उसी से बना सकते हो, बट आपके अंदर वो सोच होना चाहिए। Conceives project idea, decide on the scale of operations, product, processes, and builds, own and manages own enterprise. The first and the foremost functions of an entrepreneur. ये एक एंटरप्रेन्योर का पहला सोच होता है। Entrepreneurship is the initiate of business enterprise. Entrepreneur perceives the opportunity, organize resources needed for exploiting the opportunity and exploit it. ठीक है, रिस्क बियरिंग एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग, रिस्क लेना पड़ेगा सर। हम लोग तो ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं, हर किसी का, ये आम एक इंसान का एक प्रॉब्लम है। जो रिस्क लेने से नहीं डरता वही एंटरप्रेन्योर बनता है। क्या है ना, लोगों को लगता है कि भाई 10 लाख डाल देंगे, अगर 10 लाख डूब गया तो, अरे भाई 10 लाख डूबने से पहले थोड़ा ग्राउंड वर्क करो, कॉन्फिडेंस गैदर करो। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज है। अगर आप लोग इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का मैच देखे हैं ना, लास्ट बॉल में हार्दिक पांड्या, जो लास्ट 2 बॉल बाकी रहते, लास्ट 2 बॉल बाकी रहते, हार्दिक पांड्या का कॉन्फिडेंस देखना सर। देखा आप लोगों ने किसी ने एशिया कप का इंडिया पाकिस्तान मैच? है सर। हाँ, पांड्या का एक्सप्रेशन देखा था आप है लोगों ने? सर। हाँ, है दिनेश सर। दिनेश कार्तिक को बोल रहा है, हाँ, बस घाड़ हिलाया। मैं भी देखा उसको, लाइव भी देखा मैं। अरे क्या कॉन्फिडेंस है यार, हाँ, मतलब मैं कर लूंगा, इतना कॉन्फिडेंस, मतलब ये होना बहुत जरूरी है सर, मैं कर लूंगा।
इंडिया पाकिस्तान जैसे हाई प्रेशर मैच है, हाई प्रेशर मैच ऑलवेज। ऐसे सिचुएशंस में वो बस इतना अरे कर लेगा, मतलब इतना इजी, मतलब क्या कॉन्फिडेंस दिखाया। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ना ऐसे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि मैं कर लूंगा। मन में संदेह नहीं होना चाहिए मन में संदेह नहीं होना चाहिए, संदेह किया मतलब गया। संदेह समझते हो ना, डाउट, थोड़ा बहुत डाउट रहे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कोई काम करे तो उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। होगा तो होगा, सीए बनने आए तो बन के जाऊंगा, सीएस बनने आए तो बन के जाऊंगा, डाउट नहीं रहना चाहिए मन में। डाउट मतलब हबे की हबे ना, मतलब होगा कि नहीं होगा, मे बी मे नॉट बी, सो वेरी डेंजरस वर्ड्स। ये जो सोच है ना, मे बी मे नॉट बी, ये मतलब बहुत डेंजरस वर्ड्स है सर। ऐसे माइंड सेटअप के साथ जिंदगी में इंसान का कुछ नहीं हो पाता, चाहे वो मैं हूं या आप। पांड्या जैसा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, जैसे धोनी करता था ऐसा, ये धोनी ऐसा करता था। धोनी घाड़े नहीं हिलाता था, बट धोनी का माइंड सेटअप ऐसा ही था, कूल एकदम, एकदम स्टील माइंड सेटअप, स्टील एकदम, कैसे भी होगा छक्का मारेगा, उसका कॉन्फिडेंस ऐसा था। वैसा ही एक एंटरप्रेन्योर का माइंड सेटअप होना चाहिए, रिस्क बेयरिंग एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। अनसर्टेनिटी मतलब अरे भाई जिसको हम लोग निश्चित तरीके से देख नहीं पाते, अरे भाई छक्का होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट छक्का मार सकता हूं, ये दिल में सोच होना चाहिए, ब्रेन में ऐसा विचार आना चाहिए, ब्रेन के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए, तभी जाके आप ऐसा कुछ कर सकते। जो भी बिजनेसमैन आज के डेट में बना है ना, वो इसी सोच के साथ बना है, अदरवाइज आप कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकते। The ultimate responsibility for the success and survival of business lies with the entrepreneur. What is planned and anticipated by the entrepreneur may not come true. हो सकता है कि आज आपके साथ जो आपने सोचा वो आप नहीं कर पाए। जैसे देखो मैंने पांड्या का बात कहा, हार्दिक पांड्या जिन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ जिताया, बस कुछ कुछ महीने पहले दुबई में T20 वर्ल्ड कप था, इंडिया पाकिस्तान के पास हारा था, और यही पांड्या उस टाइम पे फेलियर हुआ था। पांड्या क्यों, सभी कोई फेलियर हुआ था, कोहली से लेके रोहित से लेके सभी कोई, शाहीन अफरीदी जैसे बॉलर के पास सभी को हार मानना पड़ा था। इस बार भी प्रॉब्लम हुआ था, पाकिस्तान का बॉलर हमेशा बहुत अच्छा होता है, स्पोर्ट्स है, उनका टैलेंट बॉलिंग में हमेशा रहता है। आज से नहीं, मेरे को 95 से मैं क्रिकेट देखता हूँ, तब से देख रहा हूँ सर। वसीम अकरम बहुत फेमस फेमस बॉलर है उन लोग का। लेकिन पॉइंट इज व्हाट, फेलियर इससे पहले हुआ था 6 मंथ 7 मंथ बैक, यही पांड्या फेलियर हुआ था, लेकिन यही पांड्या आज आके फिर से खड़ा हुआ, मैं बोला कि कर लेगा और करके दिखाया। ये एंटरप्रेन्योरशिप होता है। एंटरप्रेन्योर ना फेलियरिटी से डरता नहीं है, फेलियर होने से ये नहीं सोचता कि हमसे आगे नहीं हो पाएगा, ये एंटरप्रेन्योरशिप होता है। ठीक है सर, एंटरप्रेन्योरशिप एक सोच है। Actual course of events may differ from what was anticipated and planned. The economy is dynamic and changes occur every day. Economy dynamic है और changes हमेशा होता रहता है। The demand for a commodity, the cost structure, fashions, taste, people, government, जैसे देखो बिग बाजार एक समय में बिग बाजार इमोशंस हुआ करता था, आज बिग बाजार है ही नहीं, लोगों को आज चिंता नहीं है, फ्लिपकार्ट आ गया ना। समय रहते रहते अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो ये भी आपके लिए एक फेलियरिटी आ जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑलवेज ए रिस्क बेयरिंग एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इनोवेशंस, कुछ भी नया चीज बनाने का, कुछ भी न्यू थिंग बिल्डअप करने का आपके अंदर जज्बात होना चाहिए। एनीथिंग समथिंग न्यू। मैं आपको इनोवेशंस के बारे में पहले ही बात कर ली। According to Shamter, the very famous economist, the true function of an entrepreneur is to introduce innovations. Innovations refer to commercial applications of a new idea or inventions to better fulfillment of business equipments. Innovation is in a very broad sense include the introduction of new or improved products, devices and production process, utilizations of new or improved source of raw materials, adoptions of new improved technology. जैसे देखो ना, आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हो, उसमें भी हमेशा आप क्या देखते हो, अगर आप इसमें देखो एंड्रॉइड, एंड्रॉइड किसका है, गूगल का है ना। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी कौन सा कंपनी का है, गूगल का है। अब अगर सोचो कि गूगल अपने आप को अपडेट ना करता, टेक्नोलॉजी को डेवलप ना करता, पहले पहले एंड्रॉइड में
हम लोग जब स्टार्टिंग में यूज करते थे, क्या क्या सॉफ्टवेयर होता था, लॉलीपॉप, जिंजर ब्रेड, आप लोग नाम सुने हो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर का? जिंजर ब्रेड होता था, जेली बीन्स होता था, ठीक है, फिर लॉलीपॉप मोस्ट प्रोबेबली था, ठीक है, फिर आपका मर्शमैलो बोल के था। अभी अभी क्या चल रहा है एंड्रॉइड में? अभी कौन सा वर्जन चल रहा है एंड्रॉइड में? आई होप आप लोगों को ज्यादा पता होगा। एंड्रॉइड 11 या 12 क्या चल रहा है? क्या सर आप लोग चुप रहते हो? ये सब बात पे तो आप मेरे से आगे बात करो। हाँ सर, मतलब आप समझ रहे हो ना मेरा बात? इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, बिजनेस को टिकाने के लिए टेक्नोलॉजी को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। नोबल बिजनेस मॉडल, एक्सटेंडिंग सेल्स टू अनएक्सप्लोर्ड मार्केट। जो मार्केट किसी को नहीं दिख रहा है, मुझे उस मार्केट में जाना है। अनएक्सप्लोर्ड मार्केट, जहां बाकी लोग जाना डरता है, जहां बाकी लोग जाने से डरता है, वहां एक एंटरप्रेन्योर जाता है, मार्केट क्रिएट करता है, मार्केट क्रिएट करके मार्केट को बनाता है। द टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू कंटिन्यूअसली इंट्रोड्यूस न्यू इनोवेशन। जब जब बाकी लोगों को लगता है सेल नहीं हो सकता, तब एंटरप्रेन्योर को लगता है कि नहीं सेल हो सकता है। विथ सम चेंजेस, these innovations may bring in greater efficiency and competitiveness in business and bring in profits to the innovator। तभी जाके उसको प्रॉफिट भी होता है। प्रॉफिट करना एक स्किल्स है सर, पैसा रहने से ही बिजनेस नहीं होता। गलत सोच है लोगों का। छोटा मोटा बिजनेस का बात अलग है, ठीक है, लेकिन फिर भी बिजनेस में टिकने के लिए इनोवेशन होना जरूरी है। इनोवेशन नहीं रहेगा ना, टिक नहीं पाओगे। एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स, एंटरप्राइज का हर ये एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक था। और एक एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ बाधाएं होता है। स्टैंडर्ड एजम्पशन अबाउट एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब एंटरप्रेन्योर ने जिसको बिल्डअप किया वो होता है एंटरप्राइज, ठीक है। इसीलिए दुकान के नाम होता है सर, हम लोग अपने सोसाइटी में शॉप का नाम देखते हैं एंटरप्राइज, समथिंग एंटरप्राइज, राना एंटरप्राइज, जाना एंटरप्राइज, हाँ, अग्रवाल एंटरप्राइज, ऐसा देखते हैं ना। एंटरप्राइज मतलब एंटरप्रेन्योर ने जो किया वो एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज इज दैट its business activity is carried out with the sole objective of earning profits। However, in the real world, enterprise do not make decisions based exclusively on profit maximization objective alone। सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस करोगे तो नहीं टिक पाओगे। Enterprise functions in the economic, social, political, cultural environment। Its objective will have to be set up in relation to survival and growth in such environment। सिर्फ प्रॉफिट करके, प्रॉफिट का सोच के, प्रॉफिट एक सोच है कि मुझे प्रॉफिट करना है, लेकिन प्रॉफिट करना है क्या? लोगों को लूट के। आपको सोसाइटी को भी देखना है, पॉलिटिकल सिचुएशंस को भी देखना है, कल्चरल एनवायरनमेंट को भी देखना है। हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है, उस कल्चर में क्या अडॉप्ट होगा, क्या अडॉप्ट नहीं होगा, आपको उसे भी देखना पड़ेगा। ये सब चीज के साथ आपको अडेप्टेबिलिटी लाना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बात करता हूँ। आप लोगों को पता है रिलायंस फ्रेश बोल के, अभी रिलायंस स्मार्ट हो गया, बट रिलायंस फ्रेश बोल के एक ब्रांड आया था, अभी भी है, उसका नाम अभी रिलायंस स्मार्ट के नाम पे दिखाया जा रहा है सर, रिलायंस फ्रेश, ठीक है, जहां पर सब्जी वगैरह ये सब मिलता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, देखो रिलायंस फ्रेश में ये सब सब्जी, फूड आइटम्स, ये सब रिलायंस फ्रेश में बिकता है। बट सर रिलायंस कौन से कास्ट से हैं आप लोगों को पता है? ये बेसिकली गुजराती है, ठीक है। और आपको पता होगा कि गुजराती नॉर्मली वेजिटेरियन है, मतलब ये वेजिटेरियन गुजराती है, ठीक है। नॉर्मल जो वेजिटेरियन गुजराती है वो मैक्सिमम केस में वेजिटेरियंस होते हैं, तो ये वेज है। अब गुजराती रिलायंस फ्रेश बनाया, रिलायंस फ्रेश के अंदर ये लोग चिकन बेचना चालू कर दिया था, ठीक है। देखो सर कल्चरल कॉन्सेप्ट को देखो, चिकन मीट का जो पैकेट होता है ना, वो सेल करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सोसाइटी से, मतलब गुजराती सोसाइटी से थोड़ा आवाज आया कि रिलायंस गुजराती हो के आप चिकन मीट कैसे बेच सकते हो। तो जैसे ही ऐसा बात हुआ, तुरंत स्पेशली गुजरात में सबसे पहले इसके बारे में आवाज उठा था। सोशल बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड में आवाज उठेगा, एंटरप्रेन्योर को उस आवाज को सुनना है। ऐसा नहीं कि मेरा मर्जी मैं करूं, ऐसा नहीं। अरे भाई सोसाइटी के बाहर थोड़ी ना हो आप, तो सोसाइटी के साथ चलना है। सोसाइटी को दुख देके, सोसाइटी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके हम लोग बिजनेसमैन नहीं बन सकते। किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो रिलायंस ने क्या डिसीजन लिया? तुरंत अपने
शॉप से चिकन मीट को हटाया तुरंत, पहले गुजरात से हटाया, फिर बाकी इंडिया के बाकी स्टोर से, फिर रिलायंस फ्रेश सिर्फ वेजिटेरियन चीजें जो भी है नॉन वेज आइटम बेचना बंद कर दिया। चलो इनका डिसीजन था, सोशल स्ट्रक्चर के बेसिस में हुआ, क्योंकि वो खुद एक वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करता है और इसीलिए उनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब और कुछ नहीं था कि आप जिस सोसाइटी में बिजनेस करते हो, आपका सोसाइटी में मैक्सिमम लोग क्या पसंद करता है, आपका सोसाइटी में मैक्सिमम लोगों का क्या पसंद है, क्या क्या इमोशनल कनेक्शंस है, अगर आप इस मैटर को ध्यान नहीं दोगे ना, आप कभी भी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकते। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे अरे भाई मेरी लाठी मेरी भैंस, मेरा पैसा मेरा स्टोर, मैं क्या बेचूं, आप कौन होते हो बोलने वाले। ऐसा सोच के साथ प्रॉब्लम है, ऐसा सोच के साथ प्रॉब्लम है। ये सोशल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में जाना बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है। पॉलिटिकल फैक्टर भी मैटर करता है, ठीक है, आपको पॉलिटिकल फैक्टर के साथ चलना पड़ता है। तो इसीलिए सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंट इज ऑल्सो देयर। आप एनवायरमेंट को बिगाड़ के बिजनेस नहीं कर सकते सर। आपका पैसा है बोल के आप कुछ भी बेचोगे, कुछ भी एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ करोगे, ऐसा नहीं। तो प्रॉफिट के नाम पे एनवायरमेंट को खराब करना ये भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव विल हैव टू सेट अप इन रिलेशन टू इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। एक बात याद रखिएगा सर, सर्वाइव और ग्रोथ उसी का होता है जो समय के साथ, सोसाइटी के साथ, पॉलिटिकल मैटर के साथ, कल्चरल मैटर के साथ, एनवायरमेंटल इशू के साथ देता है, वो हमेशा टिक जाता है। जो नहीं टिक पाता, जो इसके साथ अडॉप्ट नहीं कर पाता, उनको जाना पड़ता है। कोई 4 साल 5 साल कुछ कर लेगा, फिर जाना पड़ेगा। टाटा बिरला अंबानी बनने के लिए ना बहुत कुछ सीखना पड़ेगा सर। Objective of an enterprise may be broadly categorized: organic objective, economic objective, social objective, human objective, national objective। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर ये सब सोच, ये सब चिंता आना चाहिए। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव? आपके मन में चल रहा है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है एंटरप्रेन्योर का? एक बेसिक मिनिमम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एंटरप्राइज इज टू सर्वाइव और टू स्टे अलाइव। टिके रहो, बने रहो, है ना। An enterprise can survive only if it is able to produce and distribute products or service at a price which enables it to recover its cost। आप अपना कॉस्ट, मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट को 10 टका में बनाते हो, अगर आप उस प्रोडक्ट को 12 टका में बेचते हो तो आप सर्वाइव कर सकते हो। If an enterprise does not recover its cost of staying in business, it will not be in a position to meet its obligations। क्रेडिटर का पैसा नहीं दे सकता, सप्लायर का पैसा रिपे नहीं कर पाएगा, ठीक है, बिजनेस को बंद करके जाना पड़ेगा, एम्प्लॉय का सैलरी नहीं दे सकता और फिर बैंकरप्सी हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? अरे हुआ है, हुआ है ऐसा, बहुत सारा बिजनेस ऐसा सिचुएशंस में है। दिखाएं आपको? चलो दिखाते हैं। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट फेलियर है सर। आप लोगों को मैं कितना नाम बताऊं, नाम का खत्म नहीं है, बट एक दो बता देते हैं। चलो किसके बारे में बताएं, किसके बारे में बताएं सर? एक कंपनियां हैं, आप लोग नाम सुने, पॉपुलर नाम लेना पड़ेगा ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ। जेट एयरवेज का नाम सुने आप लोग? एयरलाइंस कंपनी है जेट एयरवेज, है ना। मुंबई मुंबई बेस्ड एक बिजनेसमैन का एयरलाइंस है, बट इसका एयरलाइंस बिजनेस का सिचुएशन अच्छा नहीं है। ये देखो, काफी दिनों से इसका बिजनेस में इनकम स्टेटमेंट देखो तो आपको पता चलेगा, लास्ट 2 साल से जेट का कोई एरोप्लेन नहीं चल रहा है। आई होप आप लोगों को खबर है कि जेट 2019 में फ्लाइट बंद कर दिया, लेकिन बिजनेस बंद नहीं हुआ, फिर से सोच रहा है वापस आने का। लॉस देखो, 2019 में 5,000 करोड़ का लॉस, 5,500, 2020 में 2,800 करोड़ का लॉस। बिजनेस अभी बंद है तो 152 करोड़ का लॉस, ऑपरेशन नहीं हो रहा है। मतलब क्या है? आमदनी 98, खर्चा रुपया। मतलब समझते हो ना, आमदनी 98, खर्चा रुपया। मतलब अगर आप 50 पैसा कमाते हो, इफ यू अर्न 50 पैसा, देन इफ यू अर्न 50 पैसा देन यू हैव टू लॉस 1 रुपी। 50 पैसा आता है तो 1 रुपी जाता है, 50 पैसा गेन करने के लिए 1 टका का लॉस हो जाता है। ऐसे हालत में बिजनेस नहीं चल सकता। तो ये मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। जैसे अभी जेट बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन बंद किया है, बिजनेस नहीं बंद हुआ, ऑपरेशन बंद हुआ है।
इसीलिए इसका इफेक्ट शेयर मार्केट में भी आया है। लास्ट 2 साल से एक टाइम था जब जेट का शेयर का दाम चल रहा था, देखो आप, ये देखो, सब कुछ प्रूफ देख लेना, 870 का शेयर चल रहा था, कम होते 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 कहाँ आगे रुका देखो, बीच में तो सर 13 रुपीज में भी चला गया था, लेकिन सर फिर से बढ़ा क्यों? वही सर मैं बोला ना आपको, फिर से स्टार्ट होगा ऐसा बात चल रहा है, इसीलिए बहुत लोगों ने बाई किया। इवन मेरे स्टूडेंट्स में भी लिया, मैंने भी लिया था, बेच दिया। ठीक है, ये रिसेंटली, ठीक है, लास्ट 2-3 महीने से इसके स्टॉक में थोड़ा सा ग्रोथ दिखा। क्यों? वही ओपन होगा फिर से, इसका ऑपरेशन ओपन होगा, तो मैंने 70s के आसपास 60-70 में चल रहा था, उसी टाइम पे बोला कि ले सकते हो, आने का चांसेस है, बट सावधान रहना, ऑब्जर्व करना। ठीक है सर, कहना क्या चाहते हो? कहना कुछ नहीं चाहते, बस बिजनेसमैन का प्रॉब्लम बताना चाहते हैं। एक एंटरप्रेन्योर को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो बताते हैं कि एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, कि सस्ता में बनाए और महंगा में बेचे। ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिक्स में इस टॉपिक का नाम क्या है? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में टॉपिक का नाम इसीलिए है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। आपको प्रोड्यूस तो करना पड़ेगा, बट मिनिमम कॉस्ट में करना है। अगर कॉस्ट बढ़ जाता है आप क्या हो जाओगे? लॉस खा जाओगे। इसके लिए अकाउंट चेक करने से ही आपको समझ में आ जाएगा। फाइनेंस में जाओ, फाइनेंस में जाके ये देखो सर, जस्ट चेक ना, एंड टू एंड प्रूफ लो। 349 करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक है, लेकिन देखो, अच्छा ये वाला तो ऑपरेशन नहीं चल रहा था, अब इसका देखो, देखो 1366 करोड़ का अगर रेवेन्यू कमाता है तो 2929 का ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाता है, 2929 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाता है। तो रेवेन्यू हो रहा था 1300 करोड़ का, तो 1300 करोड़ रेवेन्यू आ रहा है, 2900 करोड़ का, 2900 करोड़ का एक्सपेंस। तो क्या हो रहा है? एक्सपेंस ज्यादा, रेवेन्यू कम। तो रेवेन्यू से एक्सपेंस कम, मतलब कम होने से तभी प्रॉफिट हो सकता है बिजनेस। समझ पा रहे हैं सर आप लोग? तो ऐसे हालत में बिजनेस का क्या होगा? तो इसलिए बंद करके चुपचाप देखो, 2021 के बाद से देखो, 2021 से ना रॉ मटेरियल का खर्चा लगा, ना पावर फ्यूल का खर्चा लगा, ना एम्प्लॉय कॉस्ट, किसी किसी को थोड़ा सा सैलरी दिया, ठीक है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन में कोई खर्चा नहीं, सब डैश है, सब एकदम ब्लैंक है। देखो 2021 22 में अभी भी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा सा ये अच्छा दिख रहा है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। अब देखना ही है कि वापस जब ऑपरेशन स्टार्ट करेगा तो क्या होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। मैं आपको एक एंटरप्रेन्योर का ये प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको, इसीलिए किसी किसी कंपनी, रिलायंस कम्युनिकेशन, मुकेश अंबानी का भाई का कंपनी, बंद हो गया। क्यों? मैनेज नहीं कर पाया। लेकिन अब रिलायंस को देखो, उसी का भाई है। एंटरप्रेन्योरशिप एक स्किल है सर। रिलायंस इंडस्ट्री को देखो, रिलायंस इंडस्ट्री को देखो, और रिलायंस कम्युनिकेशन को देखो, मुकेश अंबानी को देखो और अनिल अंबानी को देखो, इसका बिजनेस देखो, इसका फाइनेंशियल्स देखो, देख रहे हैं शेयर कहां से कहां भाग रहा है, क्योंकि बिजनेस भाग रहा है, इसके बिजनेस पे ग्रोथ है। मेरा रिसेंट एक इसके ऊपर एनालिसिस था रिलायंस के बारे में क्लास में, जब इसका शेयर का दाम वही 1700-1800 चल रहा था, ऐसे जोन में चल रहा था, 1700-1800, मैं तब बोला था 2020-21 के बीच में बोला था, अभी देखो 2600 चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? बिजनेस में दम है। फाइनेंस चेक करो, ये देखो, अगर 5 लाख का रेवेन्यू है, अगर 5 लाख का रेवेन्यू है, 5 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, तो एक्सपेंस कितना बता रहा है? इतना एक्सपेंस है। इसीलिए देखो 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट, मतलब ईबीआईटीडी, मतलब इनकम है, ये प्रॉफिट है। 5 लाख में से रॉ मटेरियल खर्चा, पावर फ्यूल खर्चा, एम्प्लॉय कॉस्ट सब लेस करने के बाद भी इनके पास 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ से सरकार को टैक्स देता है। ये देखो, ईबीआईटीडीए का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। ये सब बाद में जब अकाउंट्स और फाइनेंस पढ़ोगे ना सीखोगे सर, ये सब अकाउंट्स फाइनेंस का एरिया है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता अभी, ठीक है।
ये देखो सरकार के घर में टैक्स देगा, कहाँ चला गया, ये देखो टैक्स दिया, 6000 करोड़ का टैक्स दिया 2021 में। इस साल टैक्स दिया 23,000 करोड़ का, गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा किया 23,000 करोड़ का। समझ रहे हैं ना सर? तब जाके नेट इनकम हुआ, लास्ट ईयर था 49,000 करोड़ का, इस साल और अच्छा हुआ सर 60,000 करोड़ का। प्रॉफिट बढ़ रहा है, स्टॉक का भी मूवमेंट है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो शेयर भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो शेयर भी बढ़ रहे हैं, सिंपल बात है। सर क्या बात कर रहे हैं? यस सर, यही तो है, यही तो है ऑब्जेक्टिव एक एंटरप्रेन्योर का। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है सर? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द फर्म हैज बीन द मोस्ट बेसिक assumption मेड बाय इकोनॉमिस्ट ओवर द लास्ट मोर देन 200 years and is still at the heart of the new classical microeconomic theory। कि हर एक बिजनेसमैन का एक सिंपल है सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, डे बाय डे प्रॉफिट को बिल्डअप करना, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। और प्रॉफिट को बढ़ाने के साथ साथ वेल्थ को बूस्ट करना, प्रॉफिट बढ़ेगा तो वेल्थ भी बढ़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक बहुत बड़ा टेक्निक है और उस बेसिकली बिजनेस को डेवलप करने के लिए होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है एक एंटरप्रेन्योर का, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में रहता है तो उनको सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर जब तक ये नीड, सोसाइटी का नीड पूरा नहीं करेगा तब तक वो कभी नहीं बढ़ सकता। कंटिन्यूअस सफिशिएंट सप्लाई ऑफ अनएडल्टेड गुड्स, आर्टिकल ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, अवॉइड प्रॉफिटियरिंग एंड एंटी सोशल प्रैक्टिसेस टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। जैसे टाटा, टाटा का नाम पहले आएगा क्योंकि हमेशा वो सोशल मैटर को ध्यान रखता है। टाटा बहुत बड़ा काम करता है ये सब मैटर पे, अपने प्रॉफिट से भी ऊपर सोसाइटी का ध्यान रखता है। To ensure that enterprise output does not cause any type of pollution, air, water, noise। पॉल्यूशन तो हो जाता है बट जितना हो सकता है कम करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी को खराब करके कोई भी एंटरप्रेन्योर आगे नहीं बढ़ सकता। और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन बीइंग्स आर मोस्ट प्रीशियस रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। if they are ignored, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी में जो काम करता है, चाहे बड़ा ऑफिसर से लेकर लेबर तक, अगर उनके साथ इग्नोरेंस होता है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एन एंटरप्राइज टू अचीव एनी ऑफ इट्स अदर ऑब्जेक्टिव। इसके बारे में एक बहुत फेमस होटलियर का एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है सर। होटलियर मतलब जो होटल चेन चलाता है, एक इंटरनेशनल होटल चेन है, अपने कोलकाता में भी इसका एक होटल है, JW मैरियट। नाम सुना आप लोगों ने? प्लीज टेल मी, JW मैरियट का नाम सुना है आप लोग? अरे हाँ या ना? अरे बोलो सर। है सर। थैंक यू सर। ये साइंस सिटी के बगल में है, ठीक है। JW मैरियट इट्स अ वेरी फेमस 7 स्टार, मोर देन 5 स्टार तो है नहीं, उसके भी ऊपर होगा ये, ठीक है। तो 7 स्टार होटल कैटेगरीज में आता है, अगर और भी स्टार लगा दो तो और हो जाएगा। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट सर? JW मैरियट का जो ओनर है ना, इनका मानना है कि इफ यू लुक आफ्टर योर एम्प्लॉइज विल लुक आफ्टर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है तो एम्प्लॉय का ध्यान रखो, बिकॉज बिजनेस एम्प्लॉय चलाता है, ओनर नहीं। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का बात करो तो इफ यू लुक आफ्टर योर एम्प्लॉइज विल लुक आफ्टर योर ऑर्गेनाइजेशन। देख सकते हैं आप, ये JW मैरियट का कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट में JW मैरियट अपने बिजनेस को इंटरनेशनली, ये अमेरिकन कंपनी है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। आप लोग बाद में रिसर्च सर्वे कर लेना सर, बट आई होप यू अंडरस्टैंड इसमें फोकस एरिया क्या है। ये फोकस एरिया एंटरप्रेन्योरशिप का ये वाला एबिलिटी को बात बताता है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। रियल लाइफ में बहुत कुछ है सीखने के लिए, किताबी बात तो बस बताने के लिए, but you have to connect these things in reality। Therefore the comprehensive development of its human resource or employees should be one of the major objective of an organization, to provide fair deal to the employee at different level, to develop new skills and abilities, to provide work climate in which they will grow as mature and productive individuals। मतलब वो भी कुछ प्रोडक्टिव करे, ऐसा नहीं ये करो वो करो, उनका भी प्रॉब्लम देखो, उनको भी कुछ इंडिविजुअल टैलेंट को दिखाने का मौका दो। तो प्रोवाइड द एम्प्लॉइज एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इन मैटर्स अफेक्टिंग देम, टू मेक द जॉब कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग। ये एक एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा रोल प्ले है सर। एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव, सब कुछ तो एक तरफ, देश एक तरफ।
ठीक है, आपका देश के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ जो जवान बॉर्डर में देश के लिए लड़ता है वही देश सेवा नहीं करता। आज जो बॉर्डर में जाके जो जवान शहीद होता है उनका फैमिली का जो सैलरी आता है ना, वो सैलरी भी सरकार का टैक्स से जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, हर किसी को बॉर्डर में नहीं जाना है, हर किसी को कारगिल वॉर में नहीं लड़ना है, हर किसी को चाइना के साथ लड़ने का जरूरत नहीं है, बट आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे देखो रिलायंस किस तरह से देश का सेवा कर रहा है। देखो मैं आपको अभी अभी रिलायंस का प्रॉफिट दिखाया। देखो सर, देखो कभी कभी कुछ लोगों को मैं देखता हूँ चिढ़ता है, रिलायंस सक्सेस करता है वो चिढ़ता है। अरे भाई तुम क्यों चिढ़ रहे हो, तुम भी करके दिखाओ ना। क्या रिलायंस ऐसे लोगों को लगता है, लोगों को कुछ अता पता नहीं है। धीरूभाई अंबानी एक प्राइमरी टीचर का बेटा था। विजय शेखर शर्मा पेटीएम का ओनर एक स्कूल टीचर का बेटा है। सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, बन के दिखाया ना सर। अरे कोई माँ के पेट से ना बन के नहीं आता, सब यहीं पर बनता है। लेकिन लोगों को लगता है नहीं राजा का बेटा राजा बनेगा। अरे नहीं रे बाबा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार है। एक मूवी का डायलॉग है सर, बट बड़ा अच्छा डायलॉग है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार है। हकदार कौन, जो मेहनत करेगा, जो इन्वेंशन करेगा, जो सच्चाई के साथ रहेगा, जो समझेगा, जो देश के प्रति कनेक्टेड रहेगा, वो बन जाएगा। 2 नंबरी करके 2 दिन बढ़ सकते हो, 3 दिन के दिन पकड़ा जाओगे और मुंह के बल गिरोगे। तो 2 नंबरी का रास्ता मत अपनाइएगा। वो आपको अगर 2 दिन का कुछ पैसा का सक्सेस दे सकता है, उसके बाद एकदम क्या बोलते हैं ना, आसमान से टपकोगे और खजूर पे लटकोगे। ठीक है, सो 1 नंबरी रास्ता लेना चाहिए। ठीक है, 1 नंबरी रास्ता लेना है और ऐसा ऑब्जेक्टिव बिल्डअप करना है। जैसे आपको मैं अभी दिखाया, देखो रिलायंस किस तरह से देश का सेवा में अपना योगदान देता है। कितना टैक्स भरा, देखो नेक्स्ट देश चलता है टैक्स से। अरे सर आपके घर में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता आप गुस्सा हो जाते हो, आपके घर में जो वाटर वाले पानी नहीं देते, मतलब वाटर का लाइन नहीं आता, आप गुस्सा हो जाते हो। मार्केट में सब्जी का दाम ज्यादा हो जाता है, आप गुस्सा हो जाते हो। राशन में प्रोडक्ट नहीं मिलता, आप गुस्सा हो जाते हो। सिर्फ आप नहीं, हम भी। लेकिन ये कैसे चलेगा, सरकार के टैक्स के पैसे से चलेगा। और सरकार का टैक्स का पैसा कहां से आता है, बिकॉज ये बिजनेसमैन के पैसे पास से आता है। अगर बिजनेसमैन पैसा नहीं देगा तो सरकार का टैक्स कहां से आएगा। इस साल रिलायंस ने 23,000 करोड़ टैक्स बढ़ाए, 23,000 करोड़। ऐसे रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, मारुति है, निफ्टी है, सॉरी स्टेट बैंक है, बहुत सारा। स्टॉक मार्केट में ही सिर्फ 7 से 8 हजार कंपनी है, प्राइवेट कंपनी बहुत सारे हैं। बिजनेस है तो देश है, जल के कोई फायदा नहीं है। आप भी बनो, आप भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप भी बना सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है सर। सुनने में बहुत आसान लगता है, करने के लिए एफर्ट देना पड़ता है। ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है, इस रास्ते में चलना पड़ता है। ठीक है, पैर में आग जलाना, आग में पैर जलाना पड़ता है, फिर जाके सोना बनेगा सर। ठीक है, तो आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव देखो, एन एंटरप्रेन्योर शुड एंडेवर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ए नेशनल नीड्स and aspirations and work towards implementation of national plans and policies. Some of the national objectives are to remove the inequality of opportunity, to provide fair opportunity to all, to work and to progress, to produce according to national priorities, to help the country become self-reliant and avoid dependence on other nations. एक कंट्री को अगर सेल्फ रिलायंट बनना है, अपने पैरों में खड़ा होना है, तो सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव लेता है। तभी तो आजकल गवर्नमेंट मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ले रहा है। तो गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव का आपका बिजनेस भी बनेगा। रिसेंटली एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ, मेरे इसके बारे में जबरदस्त एक एनालिसिस था और सर मैं सही निकला। कंपनी का नाम है सिरमा एसजीएस। मैं इसके बारे में दूसरे क्लास में भी शायद बात की है, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर। क्या फैक्ट है बोलो तो, कि सिरमा जो काम करता है ना, ये इंडियन टेक्नोलॉजिकल हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये मादरबोर्ड बनाता है, ठीक है, ये मादरबोर्ड बनाता है,
हार्ड डिस्क बनाता है, एसएसडी बनाता है, जो कंप्यूटर में जरूरत पड़ता है, जो सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करता है। पहले ये सब चीज भारत को बाहर से लाना पड़ता था, बट आजकल क्या हो गया, बाहर से लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सब कंपनी को गवर्नमेंट खुद डेवलप करना चाहता है। आपके पास स्किल है, गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रहा है, और इसीलिए इसका बिजनेस में प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, डे बाय डे इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। और इसीलिए मेरा सोच फाइनेंशियल स्किल्स पे तो था ही, फाइनेंशियल एबिलिटी तो मैंने देख ही लिया था, बट इसका ग्रोथ के पीछे जो 220 में आया था ये स्टॉक, सिरमा एसडीएस आया था 220 में, और सेम एक ही दिन के अंदर 312 में पहुंचा था। इसके पीछे मेरा क्या कॉन्सेप्ट काम किया था, मैंने क्यों क्लास में आप लोगों के साथ नहीं, शायद सीनियर के क्लास में, स्टॉक मार्केट के क्लास में मैंने बात किया था, फाइनेंस के क्लास में, कि सर बिजनेस में दम है, रेवेन्यू देखो प्रॉफिट देखो, रेवेन्यू देखो प्रॉफिट देखो, देखो बस, बस देखते रह जाओ। क्यों? अरे गवर्नमेंट प्लान के साथ है ये लोग, गवर्नमेंट के सोच के साथ है इनका एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी। समझ रहे हैं ना सर? 404 करोड़ का रेवेन्यू, 43 करोड़ का प्रॉफिट, 444 करोड़ का रेवेन्यू 2021 में, 28 करोड़ का प्रॉफिट, 654 करोड़ का रेवेन्यू, 30 करोड़ का प्रॉफिट। क्या मजाक, मजाक थोड़ी ना है। काम भी क्या करता है, टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहा है, किसको सप्लाई करता है, टीवीएस मोटर, एओस्मिल, यूरेका फोर्ब्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनको सप्लाई करता है, और जो जो फॉरेन से इंपोर्ट करता है और इंडिया में बेचता है, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। तो ऐसा बिजनेस का गवर्नमेंट चाहता है, गवर्नमेंट चाहता है। ये देखो, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ड्रम मॉड्यूल, सॉलिड टेस्ट ड्राइव, सॉरी सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, मेमोरी प्रोडक्ट्स, ये सब बनाता है। तो क्यों ना एनालिसिस होगा मेरा, मेरा क्यों, किसी पर की एनालिसिस आप देखोगे तो ऐसा ही बोला होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं अच्छा जाएगा, थोड़ा इकोनॉमिक आइडिया लगाया। 766 करोड़ का स्टॉक मार्केट से इनका कैपिटल का जरूरत था, ह्यूज अमाउंट मिला है सर इनको, क्योंकि ये नेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ है, कंट्री को हेल्प कर रहा है सेल्फ रिलायंट होने में, ताकि चाइना के ऊपर से डिपेंडेंट हटा पाए हम लोग। भारत को बहुत इंपोर्ट करना पड़ता है, भारत का इंपोर्ट कम हो जाएगा ना, भारत बनेगा सर, और बन रहा है। टू ट्रेन यंग मैन एंड एज अप्रेंटिसेस, अप्रेंटिस मतलब ट्रेनिंग, कंट्रीब्यूटिंग स्किल फॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ना पड़ता है कि एक एंटरप्रेन्योर को। अगर आप देश को नहीं समझोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए बार बार बोलता रहता हूं, देश को समझो, भारत को समझो, भारत का जरूरत को समझो, तभी एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। ये मोबाइल में घुसे रहने से यूथ को क्या मिलता है, मोबाइल में देखो, जरूरत का चीज देखो, बट सारा दिन मोबाइल लेके टिकट 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 क्या करता रहता है लोग। अगर ऐसा है, फेंक दो मोबाइल, न्यूज़पेपर देखो, जरूरत का चीज देखो, फिर साइड कर दो, देखो देश क्या चाहता है देखो, तभी ना बनेगा। नहीं तो वही पढ़ लेगा, डिग्री ले लेगा, फिर सोचेगा कुछ नहीं हो रहा है, सरकार बेकार है, मोदी बेकार है, ममता बेकार है, नीतीश बेकार है। अरे दूसरे को उंगली करने से पहले एक बार अपने तरफ भी देखो कि हमारा स्किल डेवलपमेंट में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गया, क्या हम देश के जरूरत के हिसाब से खड़ा हो पाए क्या। अगर आप ऐसा सोचोगे ना, कभी पीछे मुड़ने का जरूरत किसी को नहीं पड़ेगा सर। ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंड सेटअप ऐसा सेटअप होता है। आप सोचोगे कि मैं डिग्री ले लिया और मेरे को कोई आके जॉब दे देगा, नहीं रे बाबा। जब इंटरव्यू में जाओगे ना, वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक करेगा कि आप कंपनी के लिए क्या काम कर सकते हो। आप लोग इसको जानते हो, अरे गूगल का सीईओ का नाम बताओ। एक भारतीय है सर, एक इंडियन, कौन बताएगा मुझे? हाँ बोलो। सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई, थैंक यू सर। सुंदर पिचाई आईआईटी से ग्रेजुएट हुआ, फिर फॉरेन जाके कुछ और पढ़ाई किया था मेटलर्जी के। मेटलर्जी क्या होता है? मेटल 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 को लेके जो इंजीनियरिंग होता है। बाद में चला गया आईटी में। अब बोलो कहाँ है मेटलर्जी, कहाँ है आईटी? मेटलर्जी के साथ आईटी का क्या कनेक्शन?
बात कनेक्शन का नहीं है, बात इनोवेशन का है। ये क्या करता है, जॉब करता है, सैलरी मिलता है इनको, लेकिन आज ये गूगल का हेड है। सुंदर गूगल का मेन बनाया किसने, गूगल का कौन बनाया, जल्दी बोलो। गूगल का मतलब गूगल को कौन जन्म दिया, नाम बता सकते हो सर? लैरी पेज, और उसके साथ और एक कौन था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट मेनली लैरी तो है ही। तो जब सुंदर पिचाई का इंटरव्यू हो रहा था 2004 में, कभी इसका कहानी पढ़ना आप, पता चलेगा आपको। जब 2004 में इनका इंटरव्यू हो रहा था, तो सुंदर पिचाई को पूछा गया था कि भाई गूगल के बारे में क्या जानते हो। बोलता है कि हाँ जानता हूँ, एक सर्च इंजिन है। तो बोलते क्या प्रॉब्लम क्या है गूगल का, डायरेक्ट पूछा। तो बोलते है गूगल का बहुत सारा प्रॉब्लम है। मैंने क्या, बोले फर्स्ट थिंग कि गूगल का उस टाइम पे जीमेल आया था, बट उस टाइम पे जीमेल नहीं चलता था, हॉटमेल चलता था, याहू मेल चलता था। तो जीमेल का प्रॉब्लम को दिखाया कि ये जीमेल का प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग, हम लोग आज गूगल क्रोम में यहाँ पर क्लिक करते हैं ना सर, ये देखो मैंने गूगल क्रोम पे क्लिक करके रखा, तो गूगल का कोई ब्राउजर नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट से जाना पड़ता था। आज ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, तब माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्लोरर होता था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर बोलता था। तो बोलते थे क्या प्रॉब्लम है, पहले गूगल का एक ब्राउजर होना चाहिए। तो ऑन दैट टाइम गूगल का जो हेड थे, मतलब जो एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने बताया कोई जरूरत नहीं है, एज ए सर्च इंजन हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ब्राउजर का जरूरत नहीं है। लेकिन सुंदर ने बताया कि गूगल गूगल के बारे में लोग स्टार्टिंग से काम करें, कि गूगल में जाना है तो गूगल के थ्रू से ही जाए। माइक्रोसॉफ्ट यूज करके गूगल में क्यों जाना, गूगल में पहुंचना है, गूगल में जाना है तो माइक्रोसॉफ्ट क्यों यूज करना है, गूगल के थ्रू से जाए ना। तो ये बोलते, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। और वो जो 2004 से उनका गूगल का जर्नी चालू हुआ, पहले जॉब करते थे, मतलब पहले लोअर लेवल एम्प्लॉइज थे, फिर धीरे 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 बॉस बन गया। आज ऑल ओवर द वर्ल्ड गूगल का जो भी डिसीजन मेकिंग है वो पिचाई के हाथ में है। और सिंगल कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये जितना सारा गूगल का प्रोडक्ट दिखते हैं ना, गूगल न्यूज, जीमेल, गूगल मीट, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट पिचाई की लीडरशिप में बना है। देख रहे हो सर, ये सब गूगल का प्रोडक्ट है, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट पिचाई की लीडरशिप में बना है। दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एक्चुअली वर्क। इसलिए बार बार बोलूंगा सर, डिग्री एक तरफ, नॉलेज उससे भी ऊपर, और एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी मतलब समझ ही रहे हो आप, तो इसको बोलते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से एक एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी डेवलप करके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉब्लम, एंटरप्रेन्योरशिप का इशू, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। अब धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन फंक्शंस पे ध्यान देना है, रियल इकोनॉमिक्स को जानना है। जैसे मैं आपके साथ स्टार्टअप के बारे में बात कर रहा था, स्टार्टिंग में मैं आपके साथ स्टार्टअप के बारे में बात कर रहा था, क्यों, स्टार्टअप इज आल्सो इज अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इन इंडिया। कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज सीएमए के अंदर और बीसीके के अंदर भी स्टार्टअप के बारे में सवाल होता है, जो इकोनॉमिक्स से एक दूसरा कनेक्टेड है ना, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ठीक है, सीएस का तो इकोनॉमिक्स के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ही दे दिया। इसमें आपको डिटेल्स पूछता है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, मुद्रा बैंक के थ्रू से कितना लोन प्रोवाइड कर रहा है। ये देखो सर, 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल बनाया, पूल मतलब एक फंड, रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, इंप्रूव बैंक्रप्सी कोड, 90 डे एग्जिट विंडो, फ्रीडम फ्रॉम इंस्पेक्शन फॉर द फर्स्ट 3 ईयर ऑपरेशन, ज्यादा रोक टोक नहीं। इसके ऊपर बेस करके मैं इसका काफी डिटेल्स में बात करूंगा इसके बारे में, कितना फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट किया। सॉफ्ट बैंक जापान का बहुत बड़ा एक कंपनी है, $2 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किया स्टार्टअप प्रोग्राम में, सरकार का स्टार्टअप प्रोग्राम में। सरकार का प्रोग्राम मतलब गवर्नमेंट जिसको चूज करेगा, गवर्नमेंट के साथ कौन दे रहा है, सी इंस्टीट्यूट है, आईआईएम अहमदाबाद है, आईआईटीज है, समझ रहे हो ना सर। स्टेट वाइज प्रोग्राम चल रहा है। देखो सर मैं आपको स्टेट रैंकिंग दिखाता हूँ। 2018 में बेस्ट परफॉर्मर बना था गुजरात, सबसे ज्यादा स्टार्टअप स्किल्स गुजरात से बना था। टॉप परफॉर्मर में था कर्नाटका, केरला,
ओडिशा, राजस्थान। लीडर बना था आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। एस्पायरिंग लीडर्स में था हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इमर्जिंग में था आसाम, दिल्ली, गोवा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड। बिगिनर्स में था चंडीगढ़, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा। लेटेस्ट में फिर से हुआ है सर 2020 में। बेस्ट परफॉर्मर में गुजरात एंड अंडमान निकोबार आया। टॉप परफॉर्मर में कर्नाटका, केरला आया। एस्पायरिंग में तेलंगाना, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, नागालैंड आया। इमर्जिंग में इतना लोग आए। समझ रहे हो? इवन गवर्नमेंट एजुकेशनल फैसिलिटीज भी दे रहा है, क्योंकि नॉलेज और एजुकेशन के ऊपर बेस करके ही देश अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और सरकार कितना लोन का मैटर देख रहा है देखो। आंध्र प्रदेश में एक 17,000 स्क्वायर फीट का टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क बनाया गया है। इट हैज आल्सो क्रिएटेड फंड कॉल्ड इनिशियल इनोवेशन फंड 100 करोड़ का फॉर एंटरप्रेन्योर्स। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश कोलैबोरेट विद स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी 200 करोड़ का फंड बनाया। राजस्थान ने एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया बहामास टेक्नो हब के नाम पे, सॉरी भामाशाह, इन ऑर्डर टू प्रमोट स्टार्टअप इन ओडिशा। 2 डे स्टार्टअप कॉन्क्लेव भुवनेश्वर में हुआ है। महाराष्ट्र में अलग अलग प्रोग्राम हुआ है आईआईटी के थ्रू से, देख पा रहे सर आप? ठीक है, आईआईटी के थ्रू से या आपका बायोकेमिकल इंक्यूबेशन के थ्रू से। इवन हमारा सीएसईएम इंस्टीट्यूट का भी स्पेशल प्रोग्राम होता है, मैं उसका भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोडक्शन को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट प्लान बना के रखा है। एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान बना के रखा है। लेकिन आपको इकोनॉमिक्स भी समझना है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? अगला 10-15 मिनट और सुनो, समझ में आएगा प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म स्कार्स रिसोर्सेज and the output that result from the use of these resources. More specifically, it states technological relationship between input and output. मतलब जो भी प्रोडक्शन करोगे उसको क्वांटिटी बोलेंगे, आउटपुट। लेकिन आउटपुट कैसे आएगा? कुछ इनपुट के कारण। सो फंक्शंस ऑफ ए बी सी डी एन, इनपुट देके आउटपुट निकलेगा, ये प्रोडक्शन फंक्शंस है। Q stands for rate of output given commodity and A, B, C, D, N are different factors, inputs. Basically input दो, आउटपुट निकालो, है ना? अरे भाई राहुल गांधी का एक बड़ा फेमस यूट्यूब वायरल है, आप लोगों ने सुना है सर? एक तरफ से आलू घुसाऊंगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। सुना आप लोगों ने? ये सुना? हाँ सर, राहुल गांधी का बड़ा ही फेमस। लेकिन ठीक है, मैं आपको उसमें नहीं जाता हूँ। मैं आपको पोटैटो से जो बन सकता है वही बता रहा हूँ। भाई आलू से सोना तो नहीं बन सकता, बट आलू से $1 बिलियन बिजनेस बन सकता है। पोटैटो से चिप्स बना के बेच सकते हैं। देखो सर, आज हम लोग चिप्स का पैकेट यूज करते हैं, लेज बड़ा पॉपुलर है ना? लेज चिप्स, लेज कहाँ का कंपनी है? लेज अमेरिकन कंपनी है, फ्रूटोले, ठीक है। दुख का बात, पोटैटो चिप्स कौन ओनर है? पेप्सिको। पेप्सिको कहाँ का है? अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी। मतलब इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? आलू प्रोडक्शन में इंडिया वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। वेस्ट बंगाल, माय होम स्टेट, पोटैटो का स्पेशल पोटैटो प्रोडक्शन में वर्ल्ड में नंबर 1 में से एक है। स्पेशल आलू मतलब जितना क्वालिटी ऑफ, अच्छा क्वालिटी ऑफ पोटैटो होता है, वेस्ट बंगाल उसमें से बेस्ट है। लेकिन दुख कहाँ है सर? पेप्सिको एक यूएसए का कंपनी है, इंडिया में आके आलू चिप्स बेचता है। क्या हम लोग अपने देश में एक आलू का चिप्स भी नहीं बेच सकता? पेप्सिको को आके इंडिया में आलू चिप्स बेचना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डब्बा दिमाग। समझ रहे हो सर? ये दुख है। अरे भाई चिप्स ये हमारे देश में बेचेगा, पैसा किसको मिलेगा? हमें मिलेगा क्या? सरकार को बस कुछ टैक्स मिलेगा और कुछ जॉब क्रिएट होगा। क्या ये काम हमारे घर घर में लोग नहीं कर सकता था? लेकिन ये इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। पेप्सी को इंडिया में आके चिप्स बेच के जा रहे हैं और हम लोग बचपन से हमें लेस दे दो, हमें लेस दे दो करके चिल्लाते रहते। माँ बाप भी, हाँ बेटा लेस खा, लेस खा। लेस नहीं देना है, क्या देना है? इंडियन कंपनी का कोई पोटैटो चिप्स दो। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट भारत में रहेगा। प्रॉफिट लेके इतना बड़ा कंपनी नहीं बनेगा अमेरिका का। अरे दुख है, देश हमारा, प्रोडक्ट हमारा, पैसा अमेरिका बनाएगा। ऐसा क्यों? प्रॉफिट कमाए इंडिया कमाए। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है सर, यही तो प्रॉब्लम है कि ये छोटा सा बात हम लोगों को समझ में नहीं आता। चिप्स किसी को बना के बेचने बोलो, चिप्स बेचता है, और लेज में जब जॉब करता है तब कहाँ है तू? कौन से कंपनी में है? भारत का सोच देखो। अरे मैं तो पेप्सिको में हूँ, सीईओ ऑफ पेप्सिको। कौन से डिपार्टमेंट में? लेज डिपार्टमेंट में। अरे लेज बोल दिया तो क्या स्पेशल चारा बन गया क्या? सर पे सिल्वर सिल्वर मुकुट आ गया क्या? चिप्स ही तो बेचते हो। हमारे वेस्ट बंगाल में लोकल ट्रेन में भी चिप्स बिकता है, रानाघाट स्पेशल। मैं तो ट्रेन में चढ़ता हूँ ना, लोकल में रानाघाट स्पेशल खरीदता हूँ, लेज नहीं। हाँ, एक्सप्रेस में चढ़ने से रानाघाट नहीं मिलता। तो कहने का मतलब समझो, अगर इंडिया को डेवलप करना है तो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को देखना है, इंडियन कंपनी को देखना है, इंडियन लोकल कंपनी को देखना है। बाहर की कंपनी को पैसा देके, बाहर वाले को पैसा देके फिर बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम रिच नहीं है। पैसा दूसरे को देते हो और खुद के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स नहीं पालते हो, और फिर बोलते हो देश गरीब है। हमें तो बस लेज में जॉब मिल गई, खुशी। छोड़ो सर, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक सिंपल सा चिप्स बनाना, इंडियन घर घर में चिप्स बनाना एक आर्ट है सर। अमेरिकन को तब चिप्स बनाना भी नहीं आता था जब से हम लोग चिप्स बनाना जानते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो, राहुल गांधी एक तरफ से आलू डालेगा, दूसरी तरफ से सोना निकालेगा। इसका मतलब समझ रहे हो? लेस जैसा कंपनी सोना से कुछ कम नहीं है, सोना से कुछ कम नहीं है। एक बात अच्छा लगता है मुझे, पतंजलि, रामदेव बाबा। चाहे रामदेव बाबा को आप पसंद करो ना करो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट इनका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स मानना पड़ेगा। पतंजलि ग्रुप ने एक चीज अच्छा की, कम से कम ये मल्टीनेशनल कंपनीज को, पेप्सिको जैसे कंपनीज को चैलेंज तो दिया कि भाई तुम बाहर से आके कमाओगे और हम इंडियंस यहाँ कुछ नहीं कर सकते। ये अच्छा लगा मुझे, चाहे किसी को कितना भी हिंसा हो, बट मुझे इस बात का अच्छा लगा। चाहे रामदेव बाबा को कोई पर्सनली पसंद करे ना करे, डजेंट मैटर सर, बट उनके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को मानना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इंडियन कंपनी का डेवलपमेंट करने में काम किया, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा एक पतंजलि नहीं, ऐसे हजारों इंडियन ब्रांड बनना चाहिए और फॉरेनर को धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, ताकि अमेरिका के पास पैसा नहीं, भारत के पास पैसा हो। भारत ग्लोबल लीडर तभी बन सकता है, और तब अमेरिकन आएगा भारत के पास जॉब करने के लिए। हमें अमेरिका जाने का जरूरत नहीं है। ये जो गरीब सोच है ना हमारा, ये सोच गरीब सोच है। अमेरिका में जॉब मिल गया ना, इंडियंस का बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? अमेरिकन इंडिया में आके जॉब करे। लेकिन ये सोचने में भारतीय को क्या प्रॉब्लम है, वी डोंट नो, बट समय आज नहीं तो कल बदल जाएगा सर। तो व्हाट अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन? यही तो है, इनपुट इनपुट डालो, आउटपुट निकालो। राहुल गांधी को याद रखना, एक तरफ से आलू डालना है, दूसरी तरफ से सोना निकालना है। यूट्यूब वायरल है, देखना आप लोग, जहां Q stands for the rate of output of given commodity and A, B, C, D and N are different factors। मैं फैक्टर के बारे में थोड़ी डिटेल्स में बात करता हूं। There are three main assumptions underlying any production functions. First, we assume the relationship between input and output exists for a specific period of time. In other words, Q is not a measure of accumulated output over time. Second, it is assumed that there is a given state of the art in the production technology. Any innovation would cause change in relationship between the given input and their output. For example,
हम लोग रोबोटिक यूज कर सकते हैं। रोबोटिक समझते हो ना? अरे टेक्नोलॉजी आजकल रोबोटिक हर चीज में है। यूज ऑफ रोबोटिक्स, रोबोटिक्स को यूज करके क्या बनाना है सर? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए मोर एफिशिएंट सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। अगर रोबोटिक कॉन्सेप्ट को यूज करके, ये टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है आजकल, रोबोटिक कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर पैकेज और फाइनेंशियल एनालिसिस बना सकते हैं। रोबोटिक मतलब सॉफ्टवेयर में ऐसा डेवलपमेंट लाना कि रोबोटिक उसको और मोर एफिशिएंट वे में, कंप्यूटराइज्ड वे में उसको सॉल्व कर सकता है। रोबोटिक्स के बारे में रिसर्च करना आप लोग, ठीक है? ये आज के डेट में एक पढ़ाई है, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है? बेसिकली और कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, इट्स अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है? जो लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ता है आजकल, रोबोटिक्स उनके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर। रोबोटिक्स को यूज करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है, और ये आज से नहीं, बहुत पुराना टाइम से हो रहा है सर। चलो कभी इसके बारे में आप लोग रिसर्च करिएगा, लेकिन आप करेंटली कॉन्सेप्ट को समझो। यूज ऑफ रोबोटिक्स इन सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को बदल सकता है। Assumption is that whatever input combinations are included in a particular functions, the output resulting from their utilization is at the maximum level. The production function can be defined. Production function को कैसे define किया जाता है? The relationship between the maximum amount of output, entrepreneur को सोचना ही ये सब चीज, हमें maximum output चाहिए that can be produced and the input required to make that output. It is defined for a given state of technology. लेकिन सर एक बात है, हमारे पास ना हमेशा एंटरप्रेन्योर के पास हमेशा बेस्ट चीज नहीं होता है। ऑलवेज देयर इज अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आपको ना कुछ लिमिटेशन के साथ ही चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पैसा भी बहुत है, ऐसा नहीं कि आपके पास टेक्नोलॉजी भी एकदम अपग्रेडेड है, नहीं। एंटरप्रेन्योर तो प्रॉब्लम में काम करता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम अनलिमिटेड है और एंटरप्रेन्योर बनता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। The maximum amount of output that can be produced with given quantities of inputs, given quantity, मतलब बात बात पे चेंज नहीं हो सकता। आपके पास अगर 10 लाख है ना, तो 10 लाख में ही करके दिखाओ, कैसे होगा पता नहीं, बट करके दिखाना है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इंडिया का एग्जांपल। इसके ऊपर एक मूवी भी देखने के लिए बोला था मैंने, परमाणु, एपीजे अब्दुल कलाम। इस इंसान को जरूर पढ़िएगा सर जिंदगी में। ऐसे इंसान किसी भी देश में है ना, इतना आसानी से नहीं मिलता। द ग्रेट पर्सन, वन ऑफ द मॉडर्न डे स्कॉलर, वन ऑफ द मॉडर्न डे इनोवेटिव आइडिया, मतलब अगर किसी के पास था तो वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। मैं इनको बहुत देखता हूँ और सोचता हूँ कि ऐसे इंसान हमारे देश में फिर से कब आएगा। बहुत कम मिलता है, इन्होंने जो करके दिखाया। क्यों बोल रहा हूँ जानते हो? भारत का जितना परमाणु मिशन हुआ है, जितना मिसाइल्स का रिसर्च हुआ है, इसमें एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत बड़ा नाम है सर। और इनका गुरु, इनके गुरु का नाम है एक्चुअली आपका, मतलब इनका जो साइंटिफिक, जो जिनके पास इन्होंने पढ़ाई किया था, वो भी बड़ा फेमस है। नाम भूल जा रहा हूँ सर, भूलना नहीं चाहिए, आजकल मेमोरी बड़ा खराब जा रहा है। जो भी हो, लेकिन आपको भी बात समझे आप, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, ऑल्सो प्लेड ए पिवोटल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल एंड पॉलिटिकल रोल इन इंडिया। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट। अगर ये आज इंडिया वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर है ना, तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट इस इंसान को जाता है। कितना सस्ता में, भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, जो पार्ट्स चाहिए था न्यूक्लियर टेस्ट के लिए भारत के पास नहीं था, अमेरिका के पास था। लेकिन अमेरिका देगा नहीं आपको, बिकॉज वो चाहेगा नहीं कि आप बड़ा हो जाओ, आप न्यूक्लियर पावर बन जाओ। ये कभी भी यूरोपियन नेशंस एंड अमेरिकन नेशंस ये चीज कभी नहीं चाहता है। तो ये छुपा छुपा के, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर थे, ऑन दैट टाइम एपीजे अब्दुल कलाम भारत का प्रेसिडेंट थे। उससे भी पहले 1974 1998 के टाइम पे न्यूक्लियर पोखरण टेस्ट हुआ था। 74 के टाइम पे तब वो, मतलब बेसिकली साइंटिस्ट लेवल में बड़ा ही पॉपुलर थे, बाद में वो प्रेसिडेंट बना। बट व्हाट इज द केस? केस इज दैट कि ऐसे सिचुएशंस में जब एक इंसान कुछ करके दिखाता है ना,
जब देश के पास पैसा नहीं है फिर भी देश न्यूक्लियर पावर बन के दिखाया, और न्यूक्लियर पावर बनने के बाद ना आधे से ज्यादा दुनिया भारत को डरना चालू कर दिया कि भाई भारत से पंगा मत लो, ये कुछ भी कर सकता है, ये ब्रिटिश का कॉलोनी भूल चुका है, ये नया भारत है और न्यू इंडिया कुछ भी कर सकता है। पैसा हमारे लिए, मनी हमारे लिए कभी बार नहीं बनेगा, कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं बनेगा, ये प्रूव करके दिखाया था उन्होंने। तो ऐसे इंसान को जरूर पढ़िएगा सर। यू मस्ट नो द लाइफ एंड वर्क ऑफ APJ Abdul Kalam sir. So what is the case? The relationship between maximum output, amount of output, वही जो पोखरण में किया, न्यूक्लियर टेस्ट में किया, that can be produced and the input required to make that output. It is defined for a given state of technology. Maximum output that can be produced with given quantities of inputs under a given state of technical knowledge. मतलब आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते because there is always resources scarce. इकोनॉमी का एक प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे हमारे फैमिलीज में सर हर कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम में है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम मिडिल क्लास का एक आम बात है सर। कोई पुअर फैमिली से है तो उसका तो है ही, कोई लोअर मिडिल में है उसका भी है, कोई मिडिल क्लास में है उसका भी है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि आप पुअर हो लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, आप लोअर मिडिल क्लास हो, आप मिडिल क्लास हो, ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। whatever technology you have, whatever money you have to do, you have to solve the problem with those given state of technology, given state of quantities of capital. एक्सक्यूज देके फायदा नहीं है। धीरूभाई अंबानी के पास कुछ नहीं था फिर भी आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी उनका बेटा चला रहा है। जामनगर का रिफाइनरी के बारे में मैं बार बार बात करता हूं, इनके पास कुछ नहीं था, आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी इनके पास है। कैसे बन गया सर? ये देख रहे हो ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी सर, इनके पास कुछ नहीं था, एक प्राइमरी टीचर का बेटा था। कैसे कर दिया फिर? सरकार से घुस दिया क्या? अरे सरकार तो उनको कोर्ट में फंसा दिया था तो पैरालाइज हो गया था, पैरालाइज हो गया था धीरूभाई अंबानी को, कोर्ट गवर्नमेंट ने उसी के अगेंस्ट में पड़ गया था। इनको भी जानो कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी का पापा। तब समझोगे कि ये जो सैमुएलसन का बात है ना, ये सैमुएलसन जो कहना चाहते हैं ये प्रूव करके दिखा। इकोनॉमिक्स कोई रटने वाला पेपर नहीं है, दिस इज अ रियल कॉन्सेप्ट। द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड and the input required to make that output, it is defined for a given state of technology, that is a maximum amount of output that can be produced with the given quantities of input under a given state of technology. इसके बारे में ग्रेट इकोनॉमिस्ट सैमुएलसन ने बात किया, बट इसका प्रूव हम आपको कितना सारा दिखा रहे हैं। एक साइंटिस्ट, एक बिजनेसमैन, it can also be defined as the minimum quantities of various inputs that are required to yield a given quantity of output. देखो आपको मैंने फैक्टर बताया था कि किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको 4 फैक्टर चाहिए होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा साइड में रखते हैं। मेनली अगर मैं लेबर और कैपिटल को देखूं तो फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस द होल एरे ऑफ इनपुट्स ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शंस कैन बी प्रोड्यूस्ड टू 2 एल एंड के से डिनोट किया गया। प्रोडक्शन को क्यू से डिनोट किया गया, आउटपुट को Q equals to functions of L and K. L for labor, K for capital. अगर आप लेबर देते हो, अगर आप कैपिटल डालते हो, आउटपुट निकल के आएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। लेबर दोगे, कैपिटल दोगे, क्वांटिटी निकल के आएगा। इसके बेसिस में और एक बड़ा ही फेमस है कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शंस, ये वाला कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शंस। A famous statistical production function is Cobb-Douglas production functions. Paul H. Douglas and C.W. Cobb, economists थे of the USA, studied the production functions of the American manufacturing industries. इन्होंने अमेरिका का जो आज वर्ल्ड लेवल में बिजनेस का इतना डेवलपमेंट रहा है, इसमें ये सब इकोनॉमिस्ट का बहुत बड़ा रोल प्ले। अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इसमें काम किया था, मतलब इसके ऊपर स्टडी किया था। इट इज द ओरिजिनल फॉर्म। इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म दिस प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाइज नॉट टू इंडिविजुअल फर्म बट टू द होल मैन्युफैक्चरिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सिर्फ इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में कॉन्सेप्ट को डील नहीं किया था,
यूनाइटेड स्टेट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इन दिस केस आउटपुट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड इनपुट्स यूज्ड लेबर एंड कैपिटल। कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस को ऐसे इक्वेशंस भी डिनोट किया गया, Q इक्वल्स टू K फॉर कैपिटल, L फॉर लेबर, A फॉर कांस्टेंट, C इज आल्सो कांस्टेंट टू द पावर 1 माइनस A। ये मैथ्स को अभी थोड़ा दिमाग से बाहर कर दो, मैथ्स पे नहीं जाना है, हमें बस एप्लीकेशंस पे बात करना है। Q है आउटपुट, L इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर, C इज द क्वांटिटी, अच्छा C को कैपिटल माना गया, ठीक है, एंड K एंड A आर पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव कांस्टेंट क्या होता है बोलो तो? पॉजिटिव कांस्टेंट क्या होता है? अरे वही बोला ना पंड्या, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए एक पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए जो आपका काम को एक्चुअल में कंप्लीट करके देगा। पॉजिटिव कांस्टेंट, एनीथिंग यू वांट टू प्रोड्यूस, नेगेटिव कांस्टेंट में तो नहीं बन सकता। पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट मैथमेटिक्स में ये सब चीज को माना जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये सब। कुछ तो पॉजिटिव कांस्टेंट है जिसके कारण आपका लेबर कैपिटल मिलके आपको कुछ प्रोड्यूस करके दे रहा है। अगर आप कॉक डगलस में डिटेल्स में जानना चाहते हो आप जान सकते हो, ज्यादा डिटेल जरूरी नहीं है, फिर भी ये देखो सर, इसमें बहुत रिसर्च हुआ है, इसमें रिसर्च बहुत हुआ है। कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, यू कैन सी दिस इमेज, देखो यहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट है, लेबर है, और वाई इज आउटपुट। लेबर दिया जा रहा है, कैपिटल दिया जा रहा है, लेबर इधर लेबर दे, ठीक है, इधर लेबर जा रहे हैं, कैपिटल जा रहा है, इसको ग्राफिकली प्रूव किया गया है बेसिकली और कुछ नहीं, ठीक है, कि लेबर और कैपिटल के थ्रू से किस तरह से प्रोडक्शंस को बढ़ाया जा सकता है, वही यहाँ पर प्रूव करने का कोशिश किया है। बाकी पूरा मैथ्स है, अभी मैथ्स पे नहीं जाना सब, ठीक है। मैथमेटिकल एप्लीकेशंस पे बात कर लेते हैं, मैथ्स पे जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, तो जरूरी नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी अगर किसी को इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना होता है ना, उनको ये मैथ्स और डिटेल्स में जानना पड़ता है। हम लोग चार्टर्ड बन रहे हैं सर, सीए में बन रहे हैं, हम लोग का और भी एरिया है, इसलिए हम लोग मैथमेटिक्स एरिया में इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। So the conclusion drawn from this famous statistical studies that labor contributed about 3/4 of the capital, about 1/4 of the increase in the manufacturing production. Labor का contribution almost 3/4 of the capital. 3/4 है, 3/4 मतलब almost 6 कितना? 3/4 मतलब कितना परसेंटेज था? कौन बताएगा? 3/4 मतलब 75%, and about 1/4 of the increase in the manufacturing production. Cobb Douglas production function suffers from many shortcomings, and उसको धीरे धीरे अप्रोक्सीमेशन के थ्रू से बाद में और प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। मतलब ऐसा नहीं कि कॉब डगलस एकदम सही है, कॉब डगलस में भी प्रॉब्लम देखा गया है, बट कॉब डगलस ने इतना तो समझाया कि क्वांटिटी मिलने के लिए कैपिटल एंड लेबर का प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करूंगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है, इसमें स्टैटिस्टिक्स एंड उसका यूज और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट में बात करूंगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, और ग्राफिकली इसको ड्रॉ करना भी सीखना। आज का दिन एंटरप्रेन्योरशिप का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास एंटरप्रेन्योर कैसे इकोनॉमिक्स को यूज करता है उसके नाम रहेगा। क्लियर है सर? बोलो। अर्पिता, सनोन, विदिशा, दीपायन, नयनी, राजन्ना, रवि, शालिनी, श्रद्धा, बोलो सर, क्लियर है सबको? ओके सर, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को भी डेवलप करो, ठीक है, इकोनॉमिकल स्किल्स को भी डेवलप करो, जानो, फिर क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने से एग्जाम रेडी हो ही जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, फिर क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर में ज्यादा ध्यान दो। क्वेश्चन तो रेडी करने के लिए हर एक नोट्स के नीचे 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस करने का मौका तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, ठीक है सर? ठीक है, चलो आज इतना ही है, टाटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।